नमस्ते मेरे कहानी के साथी। स्वागत है आपका इस सुकून भरी रात में, जहां आसमान में चांद मुस्कुरा रहा है और मिट्टी की खुशबू हवा में घुली है। आज की कहानी है मिट्टी का मान। शहर से लौटा एक इंजीनियर बेटा, जिसे पिता की खेती बेकार का काम लगती थी, पर जब वो खुद मिट्टी में उतरता है तो समझता है कि हर दाने में पसीना नहीं, दुआ होती है। और फिर वो कहता है, बापू, आप सिर्फ किसान नहीं, धरती के शिल्पकार हैं। तो आइए बताइए हमें, आप इस कहानी को किस गांव या किस शहर से सुन रहे हैं और रात के कितने बजे हैं वहां? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि हमें पता चले कि गांव की रातें की ये रोशनी किन किन घरों तक पहुंच रही है। और हाँ, अगर ये कहानी आपके दिल को सच में छू जाए तो प्यार से आपके चैनल गांव की रातें को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए वो सीधी आपकी रात में उतर जाए। कहानी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं मिट्टी का मान, एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि इज्जत हमेशा वहीं से उगती है जहां मिट्टी का मान बचा हो। दोपहर का सूरज ढलते ढलते थोड़ी नरमी पर आया था, मगर मई की हवा में अब भी तपा हुआ अहंकार था। वो अहंकार जो शहरों की सड़कों पर डामर से उठती भाप में बसता है और गांव की पगडंडियों पर उड़ती धूल में जम जाता है। रोडवेज बस कल्याणपुर मोड़ पर रुकी तो उसके पीछे एक बादल सा उड़ा और उसी धूल में से अभिषेक यादव उतरा, एक कंधे पर बैग, दूसरे पर सालों का शहर। यहीं उतरोगे बाबू? कंडक्टर ने पूछा। हाँ, अभिषेक ने छोटा सा जवाब दिया और मोबाइल पर नेटवर्क ढूंढती नजर से इधर उधर देखने लगा। स्क्रीन पर नो सर्विस चमका तो उसने होंठ भींच लिए। गांव में आने से पहले ही सिग्नल चला गया। मन में एक कड़वा सा मजाक उठा, जिसे उसने गले में ही रोक लिया। दूरी पर शंकरलाल यादव खड़े थे। धोती, हल्का सा फीका कुर्ता, सिर पर पुराना गमछा। उनके पैरों में चप्पल के किनारे घिस गए थे, मगर चाल अब भी ठोस थी, जैसे खेत के मेड़ पर सालों से चलती आ रही लकीर। उनके चेहरे पर वही संकोची आशा थी जो बरसात से पहले बादलों को देखकर किसान की आंखों में उतरती है। आशा कि इस बार पानी ठीक ठीक पड़ेगा। आ गया? शंकरलाल ने मुस्कुराने की कोशिश की। होंठ कांपे, मगर मुस्कान सटीक नहीं बनी। हाँ पापा। अभिषेक ने बैग नीचे रखा, दोनों हाथों से जैसे कोई बोझ नहीं, रिश्ता उतार रहा हो। एक घड़ी को दोनों की आंखें मिलीं, फिर बीच में साइकिल की घंटी सी कोई झिझक बज गई। पास पास चलते हुए वे पगडंडी पर मुड़ गए। चारों तरफ गेहूं की कट्टी ठूंठें, गन्ने के खेतों की दूर तक फैली हरी धारियां और बीच बीच में नीम की छां। हवा में मिट्टी, गोबर और खेत सिंचाई की सोंधी गंध, वो गंध जो शहरों में डिओड्रेंट की परतों के नीचे भी जिंदा रहने का रास्ता खोज लेती है। बस ठीक आई? शंकरलाल ने पूछा। हाँ ठीक, अभिषेक ने कंधे उचका दिए। रास्ता लंबा था। वैसे गांव की सड़कों का कुछ होगा? इतनी टूटियां। शंकरलाल के चेहरे पर हल्की सी रेखा खींची और वहीं मिट गई। बरसात में रास्ते फूल जाते हैं, सरकार वाले कहते हैं। अगली बार, अगली बार। अभिषेक की नज़र खेत की तरफ गई, जहां 3 मजदूर कुदाल से मेड़ सुधार रहे थे। ये सब, उसने अनायास कहा, आज के ज़माने में बड़ी बेकार मेहनत लगती है पापा। मशीन से सब हो सकता है। शंकरलाल ने पहले बेटे को देखा, फिर धरती को। मशीन से खेत का पेट भरता है बेटा, उन्होंने शांत स्वर में कहा, पर मिट्टी को हाथ की पहचान भी चाहिए। बीज जब धरती से बात करता है तो बीच में आदमी ही दुभाषियां बनता है। अभिषेक ने कुछ नहीं कहा। उसे लगा जैसे पिता हर बात में कोई कविता घुसा देते हैं। उसने गर्दन फेर ली, जैसे मोबाइल का नेटवर्क ढूंढ रहा हो। हालांकि अब भी नो सर्विस था। आंगन के किवाड़ खुलते ही सीमा की आवाज ने दोनों को थाम लिया। आ गए बेटा। उनकी दुपट्टे की किनारी पर हल्दी का निशान सूखा था, रसोई में बन रही दाल का रंग। सीमा ने आगे बढ़कर अभिषेक का माथा छुआ। रंग कम हो गया है, शहर की धूप लगती होगी, या शायद वहां की दौड़।
मैं ठीक हूं माँ, अभिषेक ने मुस्कुराकर कहा। एक ऐसी मुस्कान जो फोटो में अच्छी लगती है पर आंखों में नहीं उतरती। रसोई से धुआं उठता रहा, लौकी का तरकारी, रोटी का फुलना, घी की खुशबू। दीवार पर लटकती पुरानी घड़ी ने 3 बजाए। शंकरलाल ने गमछा टांगते हुए कहा, खाना खा लो, फिर खेत चलते हैं, शाम को पानी छोड़ना है। आज? अभिषेक के स्वर में अनायास चिढ़ झलक गई। अभी आया हूं, कल या परसों? पानी का समय खेत तय करता है, शंकरलाल बोले, हम नहीं। खामोशी चूल्हे की आंच पर बैठ गई, हल्के हल्के उबलती। सीमा ने थाली परोसते हुए बात का स्वर बदल दिया। रवि कैसा है? फोन आया था कल, कह रहा था तुम्हारा प्रोजेक्ट बड़ा नाम करेगा। ठीक है, अभिषेक ने रोटी तोड़ी। क्लाइंट अमेरिका वाला था, रात रात भर कॉल, यहाँ के टाइम से उल्टा, बस पूरा हो गया। और अब? सीमा की आंखों में जिज्ञासा और चिंता दोनों। सोचा है कुछ हफ्ते यहीं रहूंगा, फिर देखेंगे। शायद। उसकी बात अधूरी रह गई, जैसे आंगन में हवा का झोंका आया और दिए की लौ हिल गई। खाना खाकर वे बाहर आए। आकाश में ढलती धूप ने खेतों पर हल्की सुनहरी चादर डाल दी थी। दूर पगडंडी के सिरे पर बैलगाड़ी की घरघराहट धीमे धीमे किसी पुराने गीत की तरह आती जाती रही। चलें? शंकरलाल ने कुदाल उठाई। अभिषेक ने असहज होकर स्नीकर्स को देखा। शहर की सड़कों के लिए बने जूते कीचड़ के नाम से सिहर उठे। रहने दीजिए पापा, उसने कहा, मैं आ जाऊंगा बाद में। तुम ही चलो। शंकरलाल के स्वर में आग्रह नहीं, व्यवस्था थी। आज के पानी से कल की पत्तियां निकलेंगी। पहली बार साथ चलोगे तो मैं समझाऊंगा कौन सी नाली किस तरफ। काम तो मशीन भी कर लेगी, पर समझ साथ चलने से आती है। अभिषेक ने मन ही मन सांस भरी। ठीक है। उसने जूते उतारे, पुरानी रैक से रबर की चप्पल पहन ली। चप्पल ढीली थी, जैसे गांव की कुछ बातें उसके पांव पकड़ने को तैयार न हों। खेत तक पहुंचते पहुंचते हवा की दिशा बदल गई। नहर से आती हल्की नमी और गीली काई की गंध ने रास्ते को नम कर दिया। शंकरलाल ने पैर के अंगूठे से मिट्टी का एक ढेला तोड़ा, सूंघा, उंगलियों से रगड़ा। भूख लगी हुई है अभी, उन्होंने कहा। पानी मिलते ही बीज सांस लेगा। वैज्ञानिक सा बोलते हो पापा, अभिषेक हंस पड़ा। मिट्टी का पीएच बताओगे क्या? पीएच का नंबर नहीं, उसकी नब्ज पकड़ते हैं हम, शंकरलाल ने हल्की मुस्कान से कहा। नब्ज जो उंगलियों से सुनाई देती है। नहर का गेट खोलने के लिए लोहे की चाबी सी रॉड घुमानी पड़ी। रॉड पर जमी जंग ने आवाज की, खर्र खर्र, और पानी का ठंडा सा बदन धीरे धीरे खांचे से उतरकर नाली में बह चला। धूप की किरणें पानी पर पड़ते ही लहरों में छोटे छोटे सुनहले तराश दिखने लगे, जैसे किसी ने धातु पर महीन नक्काशी कर दी हो। इस नाली को यहां से काटना, शंकरलाल ने इशारा किया, और उधर मेढ़ मजबूत कर देना, नहीं तो पानी भाग जाएगा। खेत, बच्चा और रिश्ते तीनों को बांध कर ही सींचना पड़ता है। अभिषेक ने कुदाल थामी। हाथ में भारीपन अजनबी लगा। उसने पहला वार किया। कुदाल मिट्टी में आधा धंसी और अटक गई। उसने जोर लगाया, कंधे में खिंचाव सा हुआ। फालतू मेहनत, उसके मुंह से अनजाने में निकला। पंप लगाओ, पाइप डालो, डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। इतनी कसरत की जरूरत क्या है? शंकरलाल ने बिना नाराज हुए कहा, कसरत नहीं, नक्शा है, पानी का नक्शा। अगर इस कोने में एक लम्हा पहले पहुंचेगा तो दूसरी तरफ की जड़ों को सांस लेने का समय मिलेगा। खेती में सेकंड भी मायने रखते हैं। तुम लोग प्रोजेक्ट प्लान बनाते हो, हम पानी का चाल चलन देखते हैं। अभिषेक चुप हो गया। उसने फिर कुदाल चलाई, इस बार थोड़ी सही लय में। हाथों में मिट्टी की किरकिराहट चुभी, मगर कुदाल की आवाज चुक चुक कानों में किसी पुराने ठहरे हुए राग की तरह उतरने लगी। कहीं दूर से ढोलक की धीमी सी थाप आई। शायद किसी के घर शादी की तिथि तय हुई हो। हवा उस थाप को तोड़ तोड़ कर लाती रही। पानी नालियों में आगे बढ़ता गया। फसलों की कतारों के बीच से
जैसे शिराओं में दौड़ता खून। शहर में सब तेज है पापा, अभिषेक ने काम के बीच कहा। ऐप खोलो, खाना आ गया, कैब बुक करो, कार आ गई, ऑनलाइन फॉर्म भरो, नौकरी मिल गई। यहां सब धीमा, सब पुराना। धीमा नहीं, शंकरलाल ने नजरें पानी पर रखीं। सही रफ्तार। बीज को अगर कार की स्पीड से उगाओगे तो जड़ें घिस जाएंगी। तुम्हारी भाग दौड़ जरूरी होगी कई कामों के लिए, पर कुछ चीजें धीमी ही अच्छी लगती हैं, जैसे सीवन की टांक या दादी की कहानी। अभिषेक के होंठों पर अनायास मुस्कान आई। दादी की कहानी, वह जो रात को लट्टू सी घूमती बातों में कहीं से शुरू होकर कहीं खत्म होती थी। याद आते ही मुस्कान थम गई। दादी को गुजरे भी 3 साल हो गए। मेड के सहारे वे थोड़ी देर बैठे। सीमा ने पीतल की बोतल में छाछ भेजी थी। शंकरलाल ने उसे खट्टी सी सूंघाई ली और बोल पड़े, छाछ में भी खेत की बात है। ऊपर से दिखती सफेदी, नीचे जमा कड़वा मीठा सच। आप हर चीज में, अभिषेक ने बोतल लेते हुए कहा, मेटाफर ढूंढ लेते हो। मिट्टी में उतरोगे तो शब्दों पर भी मिट्टी लग जाती है। शंकरलाल ने आंखें मींच लीं, जैसे धूप से नहीं, किसी पुरानी स्मृति से बच रहे हों। तुम्हारी उम्र में मैं भी शहर भागना चाहता था, रेलवे में नौकरी लग जाती, पर तुम्हारे दादा ने कहा, जड़ें पहले समझो फिर उड़ना। उखड़कर उड़ोगे तो गिरोगे, जड़ लेकर उड़ोगे तो चलोगे। मैं रुक गया, तुम भागे, ठीक किया। अब लौटे हो और भी ठीक। लौटा नहीं हूं, अभिषेक ने हल्की चुनौती के साथ कहा। कुछ हफ्ते बाद फिर चला जाऊंगा। जाना ही होगा, शंकरलाल ने सिर हिलाया। पर इतने दिनों में अगर मिट्टी ने तुम्हारे जूतों से दोस्ती कर ली तो अच्छा रहेगा। शाम गाढ़ी हो चली। आकाश के कोने में कोयल ने एक टेर लगाई और चुप हो गई, जैसे दिन का आखिरी हस्ताक्षर कर रही हो। पानी का बहाव धीमी गति से बराबर चल रहा था। दूर छोटे बच्चों का झुंड गोल गोल घूम रहा था। फुगड़ी जैसी हंसी हांफती सी हवा में मिलती गई। अभिषेक ने देखा कि नाली के एक मोड़ पर पानी रुक सा गया है। उसने कुदाल से हल्का सा थपका दिया। पानी झटके से आगे बढ़ा। उसे लगा जैसे कोई ठहरी हुई बात अब चल पड़ी हो। उसके अंदर एक सूक्ष्म सा संतोष खिंचा, बिल्कुल वैसा जैसा शहर में किसी जटिल कोड के चलने पर स्क्रीन पर हरे टिक के साथ आता था। उसने खुद से कहा, अजीब है, ये भी एक सिस्टम है। समझना शुरू किया तुमने? शंकरलाल ने देखा, बिना बोले भी पता चल जाता है कुछ कुछ। अभिषेक ने स्वीकार किया, लेकिन ये सब आखिर में क्या? इतनी मेहनत, इतना जोड़ घटाव, और बाहर मार्केट में कोई भी दाम तय कर दे। वहां भी ऐप, वहां भी शहर तय करता है कि मिट्टी का पसीना कितने रुपए का है। इस बार शंकरलाल ने लंबी सांस ली। हाँ, ये लड़ाई पुरानी है। हम बोते हैं, मौसम खेलता है, बाजार गिनता है, फिर भी बोते हैं क्योंकि भूख गणित नहीं समझती। उसे रोटी चाहिए, और रोटी का अंक गणित रसोई करते करते मिट जाता है। फिर भी अभिषेक ने आंखें सिकोड़ी। मुझे बेकार लगता है। स्मार्ट इरिगेशन, ड्रिप, सेंसर सब लगाइए ना, एक बार में निवेश करिए। ये हाथों से नाली काटना पुराना तरीका है। तरीका पुराना है, दिल नया रहता है, शंकरलाल ने मुस्कुराते हुए कहा। ड्रिप लगाएंगे जब खेत कहेगा। हर जमीन अलग होती है, जैसे हर आदमी। किसी को चप्पल झंझती, किसी को जूता। बस पहले पैर नापना जरूरी है। आकाश में पहली तारे की बूंद जगी। दोनों उठ खड़े हुए। पानी का रास्ता बंद करने का समय हो चला था। रॉड फिर घूमी, खर्र खर्र, और नहर ने अपनी सांस भीतर खींच ली। खेत की क्यारी क्यारी पर गीलापन चमका, हल्का सा चांदनी का दाग, जैसे किसी ने अभी अभी धोकर रखा हो। घर लौटते हुए रास्ते में बबूल की झाड़ियों ने कानों में कुछ फुसफुसाया, या शायद हवा ने। अभिषेक थकान से सुस्त सा हो चला था, मगर उसकी चाल में अनमना सा ताजापन भी था, जैसे पैरों ने पहली बार मिट्टी का वास्तविक तापमान महसूस किया हो।
गर्म नहीं, जीवित। आंगन पहुंचे तो सीमा ने दिया जला दिया। रोशनी की पीली छाया दीवार पर किसी पुराने फोटो की तरह स्थिर हो गई। रोटी सब्जी फिर से सुलगने लगी। कड़ाही में जीरे का छौंक और दूर कहीं कुत्ते का भौंकना, गांव की रात का शुरुआती संगीत। खाना खाते समय सीमा ने धीरे से पूछा, थक गए? थोड़ा, अभिषेक ने कहा, पर ठीक है। कल सुबह उठकर अगर खेत देख लो, शंकरलाल ने कहा, तो अच्छा होगा। सूरज निकलते समय मिट्टी का मिजाज अलग होता है। सुबह बेला, वो असली शिक्षक है। अभिषेक ने उत्तर में कोई वादा नहीं किया, सिर्फ सिर हिलाया। पर उसकी आंखों में आज पहली बार एक नरम सा प्रश्न जागा था। प्रश्न कि क्या सचमुच सुबह मिट्टी अलग बोलती है? रात गाढ़ी हुई तो वह छत पर आ गया। शहर में वह रात को हेडफोन लगाकर साउंड मशीन पर बारिश सुनता था। यहां हवा खुद कान में बजती थी, कभी सरसर, कभी सस सस सस। उसने आसमान देखा। तारे इतने पास थे कि जैसे हाथ बढ़ाओ तो उंगलियों पर चिपक जाए। उसे याद आया, बचपन में वह इन्हें दाने कहता था, आसमान के दाने। और दादी हंसती थी। रात की खेती। नीचे से शंकरलाल की खांसी की आवाज आई और फिर खामोशी। छत के कोने में लगी टंकी से टप टप की बूंदें गिरती रहीं, क्रमबद्ध, गणित की तरह। नीचे कहीं कुत्ते ने आलस में अंगड़ाई ली। अभिषेक ने अपने फोन की स्क्रीन खोली। नेटवर्क अब भी नहीं था, लेकिन उसे हैरानी हुई कि पहली बार उसे फर्क नहीं पड़ा। उसने फोन को साइड में रखा और आंखें बंद कर लीं। कंधे पर आज की मिट्टी की हल्की सी खुजली बची हुई थी। साबुन भी उससे पूरी तरह नहीं धो सका था। उसे लगा जैसे कोई बहुत धीरे से उससे बोला, सुबह बेला में मिलते हैं। उसने आंखें खोल दी। छत पर सिर्फ हवा थी और तारे। पर उसके भीतर, कहीं बहुत भीतर, एक छोटी सी नाली खुल गई थी जिसमें कुछ बह रहा था। शायद पानी नहीं, समझ। नीचे आंगन में दिया अब भी जल रहा था। उसकी लौ पर एक छोटा सा पतंगा घूम घूम कर खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। अभिषेक ने दिए की उस जिद में अपनी कोई पुरानी याद देखी। शायद वह रातें जब वह शहर में अपने लैपटॉप की स्क्रीन के आगे थक कर भी बैठा रहता था, सिर्फ उस हरे टिक का इंतजार करते हुए। कल सुबह उसने खुद से कहा, बिना किसी को सुनाए, मैं खेत देखूंगा। अगली घड़ी हवा बदली। नीम की पत्तियां हल्की सी खनखनाई। कहीं दूर किसी खेत में पानी की आखिरी पतली धारा अब भी तिरछी रोशनी में चमकती रही, जैसे रात में किसी किसान की आंख से फिसलता छोटा सा सपना। सुबह की पहली किरण ने जब शंकरलाल यादव के आंगन में कदम रखा तो मिट्टी की सौंधी गंध हवा में घुली हुई थी। नीम के पेड़ की डालियों पर बैठी कोयल ने जैसे घर को जगाने की जिम्मेदारी ली थी। भीतर से सीमा की चूल्हे पर चाय की खनकती आवाज आ रही थी। वहीं छत पर अभिषेक यादव करवट बदल रहा था। आंखें खुली थीं, मगर सोचें अब भी अधूरी नींद में डूबी हुई। रात की बात अब भी उसके मन में गूंज रही थी। सुबह बेला में मिट्टी का मिजाज अलग होता है। पिता की आवाज जैसे हवा में तैर रही थी। वो उठा, पानी छिड़क कर चेहरा धोया और सीढ़ियां उतर आया। नीचे आते ही उसने देखा, शंकरलाल पहले से तैयार थे, गमछा कंधे पर, हाथ में पुरानी कुदाल और आंखों में वही शांत दृढ़ता। जाग गया? शंकरलाल ने बिना देखे कहा, मिट्टी की क्यारी में पैर के अंगूठे से नमी जांचते हुए। हाँ, बस अभी, अभिषेक ने जम्हाई रोकते हुए जवाब दिया। अच्छा है, पिता ने सिर हिलाया। आज मिट्टी की नब्ज सुननी है। आंगन में दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरें दादा दादी और अभिषेक के बचपन की हल्की धूल से ढकी थीं, जैसे समय ने भी उन पर एक परत चढ़ा दी हो। सीमा ने रसोई से आवाज लगाई, अरे पहले कुछ खा लो दोनों, खाली पेट खेत जाना ठीक नहीं। शंकरलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मिट्टी की खुशबू ही हमारी भूख है सीमा। खुशबू पेट नहीं भरती शंकर, सीमा ने कहा। अभिषेक के लिए तो और नहीं। माँ, आप रहने दीजिए, अभिषेक ने हंसकर कहा।
पापा की मिट्टी और आपकी पराठी दोनों आज खा लूंगा। तीनों के बीच एक हल्की सी हंसी फैली, जैसे बरसों से बंद खिड़की खुली हो और हवा अंदर आई हो। सूरज अब तक पूरी तरह निकला नहीं था। चारों तरफ हल्का कुहासा फैला था। रास्ते पर सुबह की ओस के कारण मिट्टी गीली और चमकदार लग रही थी। दूर गांव की औरतें घड़े लेकर कुएं की तरफ जा रही थीं। उनके पायल की छनक में सुबह की लय बस गई थी। अभिषेक ने देखा, हर चेहरा शांत, हर चाल में एक रफ्तार है। शहर में इतनी शांति उसने कब महसूस की थी? शायद कभी नहीं। शंकरलाल आगे आगे चल रहे थे। उनके कदमों की आहट तक मिट्टी पहचानती थी। पापा, अभिषेक ने पूछा, आप रोज इतने जल्दी उठ जाते हैं? किसान का दिन सूरज से नहीं, मिट्टी से शुरू होता है, उन्होंने जवाब दिया। जब धरती सांस लेती है तभी काम शुरू करना चाहिए। खेत पर पहुंचते ही दृश्य एकदम अलग था। रात की नमी ने मिट्टी को नरम कर दिया था। पानी की बूंदें पत्तों पर ऐसे टिकी थीं जैसे कोई अधूरी दुआ हो। दूर बैलों की जोड़ी हल खींच रही थी। हवा में घास की तीखी महक थी। आज ये कोना देखेंगे, शंकरलाल ने कहा। यहां पिछली बार जड़ों में कीड़ा लग गया था। मिट्टी का रंग भी बदला है। अभिषेक ने झुककर मिट्टी की मुट्ठी उठाई। वह ठंडी और नम थी। उसने शहर वाले अंदाज में सूंघी, फिर हाथ झाड़ते हुए कहा, थोड़ी बदबू आ रही है। वो बदबू नहीं, शंकरलाल ने मुस्कुराकर कहा, जीवित मिट्टी की सांस है। मरी हुई मिट्टी में गंध नहीं होती। थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे। अभिषेक के मन में सवालों की लहरें उठ रही थीं। पापा, आपने कभी सोचा नहीं कि गांव छोड़कर शहर चलें, जैसे सब जा रहे हैं? शंकरलाल ने हल्की हंसी में कहा, गांव छोड़ने का मन बहुतों का होता है बेटा, लेकिन खेत छोड़ने का हक किसी का नहीं। लेकिन वहां सब कुछ आसान है, मशीनें, टेक्नोलॉजी, पैसे। और यहां, पिता ने मिट्टी की ओर देखा, धैर्य, उम्मीद और सम्मान। पैसे वहां हैं, पर संतोष यहां। अभिषेक कुछ पल चुप रहा। उसे लगा जैसे हर शब्द के बीच एक गहराई है जो उसकी समझ से परे है। आपके लिए ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इस मिट्टी में तेरे दादा की उंगलियों के निशान हैं, शंकरलाल ने कहा। और जब तक ये निशान है तब तक हमारा वजूद है। शाम को जब दोनों लौटे तो सीमा आंगन में तुलसी को जल चढ़ा रही थी। उनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, मगर चेहरे पर तसल्ली थी। कैसा लगा अभिषेक? उन्होंने पूछा। अलग, उसने कहा। थकान है, पर अजीब सी शांति भी। यही तो है खेती, सीमा ने कहा। थकान में भी चैन। शंकरलाल ने मुस्कुराकर बेटे की ओर देखा। कल और गहराई में देखना होगा। खेत की असली बात मिट्टी की ऊपरी परत में नहीं, अंदर होती है। अभिषेक ने पिता की आंखों में देखा। वहां कोई चुनौती नहीं थी, बस इंतजार। जैसे कोई कह रहा हो, देखो, महसूस करो, समझो, फिर जो चाहो कहो। रात को जब सब सो गए, अभिषेक छत पर लेटा था। दूर खेतों से मेंढक की आवाजें आ रही थीं। हवा में हल्की सी ठंडक घुल चुकी थी। उसके कानों में दिन भर की बातें घूम रही थीं। धरती सांस लेती है, मिट्टी की नब्ज पकड़ते हैं हम। मरी हुई मिट्टी में गंध नहीं होती। उसे लगा जैसे पिता सिर्फ खेती नहीं कर रहे, किसी जीवंत चीज की देखभाल कर रहे हों। वो मिट्टी जो उसने दिन में छुई थी, अब उसे किसी मशीन से ज्यादा जिंदा लग रही थी। उसने आसमान की ओर देखा। तारे अब उतने दूर नहीं लग रहे थे। नीचे आंगन में शंकरलाल की खांसी की हल्की आवाज आई और फिर खामोशी। अभिषेक ने अपने मन में कहा, शायद पापा सच में कुछ जानते हैं जो मैं नहीं जानता। और वह पहली बार बिना किसी शोर के सो गया, गांव की खामोश हवा में, मिट्टी की खुशबू के बीच। सुबह की हवा आज कुछ अलग थी, न ज्यादा ठंडी न गर्म, बस एक ऐसी नरमी जो मन को जगाए रखे। आंगन में सीमा तुलसी को जल चढ़ा रही थीं और नीम की छांव से ओस की बूंदें गिरकर जमीन पर छोटे छोटे गोले बना रही थीं। घर के भीतर अभिषेक यादव अपने बैग से कुछ निकाल रहा था।
शहर से लाया हुआ एक छोटा नोटबुक, पेन और मोबाइल। उसने नोटबुक खोली। पहली लाइन में लिखा था, स्मार्ट इरिगेशन आइडियाज फॉर रूरल सॉइल ऑप्टिमाइजेशन। पर अब उसे ये शब्द कुछ अजनबी से लगे। उसने मुस्कुराकर पन्ना बंद किया। अरे अभिषेक, शंकर लाल यादव की आवाज आई। आज हल चलाना है, खेत का मिजाज देखेंगे। आज? अभिषेक ने आंखें मली। पापा, मैं तो बस देखने आया हूं, चलाने नहीं। शंकर लाल ने गमछा कंधे पर टिकाया। खेती देखने से नहीं, मिट्टी में उतरने से समझ आती है। तू आज हल थामेगा। सीमा ने बीच से कहा। शंकर, धीरे धीरे सिखाओ, शहर का लड़का है, हाथ में छाले पड़ जाएंगे। शंकर लाल ने मुस्कुराकर कहा, मिट्टी से दोस्ती में थोड़ा दर्द जरूरी है सीमा। खेत तक पहुंचते ही अभिषेक की नजर दूर दूर तक फैली हरियाली पर पड़ी। धूप के हल्के पीलेपन में खेत ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने सुनहरी चादर बिछा दी हो। पास ही नहर से पानी की पतली सी धारा बह रही थी। हवा में काई की हल्की सी गंध थी। कहीं दूर से गऊओं की घंटियां बज रही थीं। शंकर लाल ने हल को बैलों के आगे जोड़ा। बैल नंदी और गोपाल, दोनों सफेद, मजबूत और शांत। इनके नाम अभी तक वही हैं? अभिषेक ने पूछा। नाम बदलेंगे तो रिश्ता बदल जाएगा, शंकर लाल बोले। ये भी हमारे साथी हैं, बस जुबान से नहीं बोलते। अभिषेक ने पहली बार गौर से देखा। बैलों की आंखों में एक सादगी थी, थकान नहीं, जैसे उन्हें पता हो कि उनका काम मिट्टी की नसों में जान डालना है। ले पकड़ हल का मूठ, शंकर लाल ने कहा। मैं? हाँ, तू। बस सीधा चलना, मैं पास ही हूं। अभिषेक ने हल थामा। लकड़ी का पुराना मगर मजबूत मूठ। हाथों में कंपन सा हुआ, जैसे किसी पुराने गीत की पहली पंक्ति छू ली हो। उसने कदम बढ़ाया। बैल चले। हल ने मिट्टी चिड़ी। एक झटके से मिट्टी की गंध उठी, वही जो उसने बचपन में महसूस की थी, जब बारिश के बाद वो कीचड़ में कागज की नाव चलाता था। वो गंध अब भीतर तक उतर गई, पुरानी मिट्टी की गंध। थोड़ी देर बाद अभिषेक के माथे पर पसीना उतर आया। धूप बढ़ रही थी, कंधे में खिंचाव था, हथेलियों में जलन। पापा, ये बहुत कठिन है, उसने रुककर कहा। इतनी मेहनत में क्या मिलता है आखिर? शंकर लाल ने धीरे से कहा, जो तू देख नहीं सकता वही, जो बीज में छिपा है वही। लेकिन ये सब तो मशीनों से आसान हो सकता है। मशीन बीज को जमीन में डाल सकती है, पर उसे धरती की दुआ नहीं दे सकती बेटा। अभिषेक ने कुछ नहीं कहा। उसके शहर वाले तर्क आज खेत की भाषा में गुम हो रहे थे। उसे याद आया, अपने ऑफिस में वह कितनी आसानी से मशीनों को एग्जीक्यूट कर देता था। वहां पसीना नहीं था, बस कोट और स्क्रीन थी। यहां हर पसीने की बूंद मिट्टी में गिरते ही कुछ कहती थी, कोई अदृश्य संवाद जो शब्दों से नहीं, अनुभव से चलता है। रुक जा थोड़ा, शंकर लाल बोले। अब देख हल की लकीर कैसी बनी है। अभिषेक ने झुककर देखा। एक सीधी रेखा और बगल में एक हल्की सी टेढ़ी। ये टेढ़ी क्यों हुई? क्योंकि तेरे मन में जल्दबाजी थी, शंकर लाल ने मुस्कुराया। खेती और जीवन दोनों में अगर जल्दबाजी होगी तो लकीरें टेढ़ी बनेंगी। अभिषेक चुप। शब्द नहीं, सोच चल रही थी। दोपहर तक सूरज सिर पर चढ़ आया था। हवा जैसे रुक गई थी। खेत की मिट्टी अब गर्म होकर पसीने से मिल रही थी। बस अब बंद करो बेटा, शंकर लाल बोले। पहली बार के लिए इतना काफी है। सीमा दूर से आती दिखी, सिर पर दोपहर की थाली और छाछ की बोतल। लो अब खा लो दोनों, उन्होंने कहा। अभिषेक, तेरे गालों पर धूप बैठ गई है। हाँ मां, पर, उसने मुस्कुराकर कहा। अजीब है, थकान है, लेकिन मन में कुछ हल्का लग रहा है। वो हल्कापन मेहनत का आशीर्वाद है, शंकर लाल ने कहा, जिसे शहर की हवा नहीं समझ पाएगी। सीमा ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। तेरे दादा भी ऐसे ही खेत में पसीना बहाते थे। जब तू छोटा था, तेरे पांव की मिट्टी से वो खुश हो जाते थे, कहते थे, इसमें हमारे खून की गंध है। अभिषेक ने धीरे से पूछा, मां,
सच में मिट्टी में खून की गंध होती है? सीमा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, अगर दिल से जोता जाए तो होती है। शाम ढलने लगी थी। खेत के ऊपर नीले और नारंगी रंग मिलकर एक नई तस्वीर बना रहे थे। अभिषेक ने बैलों को पानी पिलाया। नंदी ने धीरे से नाक रगड़ी, जैसे आभार व्यक्त कर रहा हो। शंकरलाल ने पास आकर कहा, देखा, मिट्टी ने तुझे पहचान लिया। कैसे पता? जब कोई मिट्टी की गंध से डरना छोड़ देता है, तभी धरती उसे अपना मान लेती है। अभिषेक ने मुस्कुराकर कहा, तो आज उसने मुझे अपनाया? शंकरलाल ने शांत भाव से कहा, अभी नहीं, पर शुरुआत हो गई है। दूर मंदिर से आरती की घंटी बजी। हवा में धूप और मिट्टी की मिली जुली खुशबू घुल गई। अभिषेक ने पहली बार महसूस किया, इस हवा में कुछ है जो शहर की ऐसी हवा में नहीं मिलता। वो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं थी, वो रिश्ता था जो हर सांस में जड़ों से जोड़ता था। रात को जब सब सो गए, अभिषेक छत पर बैठा तारों को देख रहा था। हाथों में छाले थे, मगर अजीब बात, वो दर्द अच्छा लग रहा था, जैसे किसी पुराने अधूरे रिश्ते की गांठ खुल गई हो। उसने अपने फोन में नोटबुक खोली और लिखा। आज पहली बार मिट्टी ने जवाब दिया। वो बोली नहीं, पर सुनी गई। मशीनें काम करती हैं, मिट्टी संवाद करती है। नीचे आंगन में शंकरलाल की धीमी आवाज आई, सीमा, कल उसे बीज दिखाना, अब समझने लगा है। अभिषेक मुस्कुराया, धीरे से बोला, हाँ पापा, अब समझने लगा हूं। और उसी मुस्कान के साथ उसने सिर आसमान की ओर टिकाया। तारे अब पहले से ज्यादा पास लगे, शायद इसलिए कि उसके भीतर अब मिट्टी का मान उगने लगा था। सुबह आज अलग थी, हवा में नमी थी, जैसे रात के सपनों ने भी खेतों को छू लिया हो। नीम के पत्तों से ओस टपक रही थी और कच्चे आंगन में मिट्टी की सौंधी परत चमक रही थी। अभिषेक यादव आज बिना आवाज के जागा। न मां की पुकार, न मुर्गे की बांग, बस भीतर कोई अनकही खिंचाव थी जो उसे आंगन तक खींच लाई। आंगन में शंकरलाल यादव पहले से बैठे थे, हाथ में हुक्का, पर धुआं बस औपचारिक था। वो आसमान की तरफ देख रहे थे, जैसे बादलों से बात कर रहे हों। पापा, आप रोज ऐसे आसमान को देखते हैं? अभिषेक ने पूछा। शंकरलाल ने बिना पलक झपकाए कहा, हाँ बेटा, इसमें आने वाले दिनों का हाल लिखा होता है। किसान आसमान पढ़ना जानता है। अभिषेक ने हंसते हुए कहा, जैसे कोई वेद रैप। शंकरलाल मुस्कुराए। ऐप में आंकड़े होते हैं, आसमान में अनुभव। थोड़ी देर बाद दोनों खेत की तरफ निकले। रास्ते में हवा में एक गंध थी, नमी और सूखी घास की मिली जुली महक। दूर पहाड़ी की दिशा में बादल हल्के हल्के जमा हो रहे थे। पापा, बारिश आने वाली है क्या? अभिषेक ने पूछा। शायद, शंकरलाल ने धीमे स्वर में कहा। ये वो बादल हैं जो सोच में रहते हैं, आते हैं पर बरसते नहीं, जैसे कुछ लोग। अभिषेक ने हल्की मुस्कान से कहा, आप हर चीज में उदाहरण ढूंढ लेते हैं। खेती में हर चीज में कहानी होती है बेटा, उन्होंने कहा। ये बादल दादा के जमाने से ऐसे ही आते हैं, उम्मीद जगाते हैं, पर कभी कभी धोखा दे जाते हैं। किसान फिर भी हर साल आसमान देखता है, क्योंकि उम्मीद छोड़ना खेती का पहला पतन है। अभिषेक चुप रहा। उसने पिता की आंखों में देखा। वहां वाकई मौसम था, कभी धूप, कभी छांव, कभी आशा, कभी थकान, जैसे खेत का नक्शा उनकी आंखों में खुदा हो। खेत के किनारे बैठकर शंकरलाल यादव ने अपने पैरों से मिट्टी खोदनी शुरू की, हल्के हल्के। तेरे दादा जब जिंदा थे, उन्होंने कहा, तो हर साल खेत की शुरुआत से पहले मिट्टी को सूंघते थे। कहते थे, धरती से बात किए बिना बीज मत डालना। वो बात कैसे करते थे? हाथ में मिट्टी लेते, आंखें बंद करते और फिर धीरे से कहते, इस बार क्या कहेगी तू? मुझे तब लगता था पगले हैं, अब समझ में आता है, मिट्टी बोलती नहीं पर महसूस कराती है। अभिषेक ने ध्यान से पिता का चेहरा देखा। उनके माथे की लकीरें किसी पुराने खेत की मेढ़ जैसी थीं, टेढ़ी मगर जरूरी। पापा,
उसने कहा, आपको कभी डर नहीं लगता बारिश ना आए, फसल खराब हो जाए? डर हर किसान के साथ बोया जाता है, उन्होंने कहा, लेकिन हम डर को खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं। वही फसल को मजबूत बनाता है। दोपहर में सीमा खेत के किनारे आई, हाथ में लोटा और कुछ रोटियां। तुम दोनों जब खेत में हो तो वक्त भूल जाते हो, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। वक्त नहीं, मौसम याद रहता है, शंकरलाल बोले। सीमा ने रोटियां खोलते हुए कहा, मौसम याद रखने वाले आदमी को भी कभी अपना वक्त याद करना चाहिए। तीनों साथ बैठ गए। हवा अब थोड़ी तेज थी। दूर पेड़ों के झुंड हिल रहे थे। सीमा ने बेटे की ओर देखा। अभिषेक, अब तेरा चेहरा अलग लग रहा है। अलग? कैसे? अब शहर की थकान नहीं है, मिट्टी की चमक है। अभिषेक मुस्कुराया। मां, मिट्टी की चमक सुनने में तो अजीब लगती है। जो आंख खेत की धूप में खुलती है उसे वो चमक दिखती है, शंकरलाल ने कहा। शाम होते होते मौसम ने करवट ली। आसमान में हल्की गड़गड़ाहट हुई और हवा में मिट्टी की गंध भर गई। पहली बूंद जब अभिषेक के गाल पर गिरी तो उसे लगा जैसे धरती ने उसे स्वीकार कर लिया हो। पापा, उसने धीरे से कहा, आप सही कहते थे, आसमान में लिखा होता है। शंकरलाल मुस्कुराए। पढ़ना आ गया तुझे? थोड़ा थोड़ा, अभिषेक ने कहा, पर अब समझ में आने लगा है कि मौसम सिर्फ आसमान में नहीं, इंसान में भी बदलता है। शंकरलाल ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। यही समझ सबसे मुश्किल होती है। किसान सिर्फ मौसम नहीं झेलता, वक्त भी झेलता है। फर्क यह है कि मौसम गुजर जाता है पर वक्त निशान छोड़ जाता है। बारिश तेज हो गई। तीनों दौड़कर पेड़ के नीचे आ गए। सीमा ने आंचल से बेटे का चेहरा पोंछा। देखो, ये मिट्टी अब तुझसे भी बोलने लगी है। अभिषेक ने आसमान की तरफ देखा। बूंदें गिर रही थीं, मिट्टी से भाप उठ रही थी। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, इस गंध में कुछ जाना पहचाना है। शंकरलाल ने कहा, यह तेरे बचपन की गंध है बेटा, जब तू बरसात में नंगे पांव खेत में भागा करता था। अभिषेक ने गहरी सांस ली। लगता है मैं उस बच्चे को फिर से देख पा रहा हूं। वो बच्चा यही था, शंकरलाल ने कहा, बस शहर की परतों के नीचे दब गया था। सुबह की धूप ने आज खेत को सुनहरी चादर ओढ़ा दी थी। हवा में पिछली रात की बारिश की महक अब भी थी। गीली मिट्टी, ताजी घास और हल्की धूप का मेल। नीम के पत्तों से टपकती ओस जमीन पर छोटे छोटे मोती बना रही थी। आंगन में शंकरलाल यादव अपने पुराने हल को तेल लगा रहे थे और पास ही सीमा चूल्हे पर रोटी सेंकते हुए दोनों को देख रही थीं। अभिषेक यादव धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा था। आंखों में नींद नहीं, बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता थी। पापा, आज कुछ नया करने का मन है, उसने कहा। शंकरलाल ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, आज मिट्टी खुद तुझे बुला रही है शायद। हाँ, आज मैं हल खुद चलाना चाहता हूं, अकेले, अभिषेक ने दृढ़ स्वर में कहा। शंकरलाल ने अपनी आंखों में गर्व की हल्की सी चमक छिपाई। ठीक है बेटा, आज तेरी पहली हल की लकीर बनेगी। सूरज अब धीरे धीरे उग रहा था। खेत में नमी थी, हवा में ठंडक और हर कोने में हल्की चमक। नंदी और गोपाल, दोनों बैल, पहले से तैयार थे। उनकी गर्दन पर लगी घंटियां हर कदम पर टनक रही थीं। अभिषेक ने हल के मूठ को थामा। उसके हाथ अब पहले जैसे झिझकते नहीं थे। शंकरलाल पास ही खड़े थे, मगर बोले नहीं, बस देख रहे थे, जैसे किसी परीक्षा का परिणाम आने वाला हो। धीरे उन्होंने बस इतना कहा। अभिषेक ने पहला कदम बढ़ाया। हल मिट्टी में उतरा और एक पतली सी रेखा खिंच गई। मिट्टी की परत खुलते ही गंध उठी, वही जो उसने अब पहचानना शुरू कर दिया था। सीमा दूर किनारे पर खड़ी थी। उनके चेहरे पर गर्व की परछाई थी और होठों पर हल्की दुआ, भगवान, इस बार की लकीर सही पड़े। पहले कुछ कदम सहज रहे, पर थोड़ी देर बाद हल गड़बड़ा गया। एक तरफ की मिट्टी ज्यादा कठोर थी। बैलों ने जोर लगाया, अभिषेक ने भी,
पर हल तिरछा हो गया। अरे, ये फिर टेढ़ा हो गया, उसने झुंझलाकर कहा। शंकरलाल शांत स्वर में बोले, टेढ़ी लकीर मिट्टी की नहीं होती, मन की होती है। मन संभालो, मिट्टी अपने आप संभल जाएगी। अभिषेक ने गहरी सांस ली। उसके माथे पर पसीना था, पर आंखों में जिद। उसने फिर हल सीधा किया, कदमों की चाल संतुलित की और बैलों को धीरे से पुकारा, चलो नंदी, गोपाल, धीरे। इस बार लकीर सीधी बनी। मिट्टी ऐसे खुली जैसे कोई रहस्य अपनी परतें हटा रहा हो। शंकरलाल ने सिर हिलाया, अब सही है। देख, जब हाथ में भरोसा आता है तो धरती भी मान जाती है। अभिषेक मुस्कुराया, पापा, ये लकीरें कितनी साधारण लगती हैं, पर इनमें जान है। हाँ बेटा, शंकरलाल बोले, हर लकीर में एक कहानी है, एक मेहनत, एक उम्मीद। ये खेत हमारा दर्पण है। सीधी लकीर मतलब संतुलन, टेढ़ी मतलब घबराहट। खेती सिर्फ अनाज नहीं उगाती, आदमी का धैर्य भी उगाती है। सीमा ने छाछ का लोटा पकड़ाते हुए कहा, पी ले बेटा, गर्मी में यही दवा है। अभिषेक ने 2 घूंट में पूरी बोतल खाली कर दी। माँ, आज सच में कुछ अलग लग रहा है, जैसे मिट्टी ने मुझसे हाथ मिला लिया। सीमा मुस्कुराई। हाँ, अब तेरे हाथों में खेत की महक बसने लगी है। देखना, कुछ दिन में तेरी हथेलियां भी तेरे पिता जैसी हो जाएंगी। फिर तो शहर वाले मुझे किसान समझ लेंगे, उसने हंसते हुए कहा। बेटा, सीमा ने धीरे कहा, अगर किसी के हाथ मिट्टी से सने हों तो उसे पहचान की जरूरत नहीं होती। शंकरलाल ने यह बात सुनी और चुपचाप आसमान की ओर देखा। उनकी आंखों में हल्की नमी थी, जैसे किसी पुराने वादे की पूर्ति हो रही हो। थोड़ी देर में पूरा खेत एक जैसी सीधी सीधी लकीरों से भर गया। अभिषेक के चेहरे पर थकान थी, मगर भीतर एक नया आत्मविश्वास था। वो झुका, मिट्टी को हाथ में लेकर सूंघा। अब ये बदबू नहीं लगती पापा, उसने कहा, अब ये घर जैसी लगती है। शंकरलाल ने मुस्कुराकर कहा, बस यही पल था जिसका इंतजार था। जब मिट्टी तुझे अपना मानेगी तभी तू उसकी बात समझ पाएगा। नंदी और गोपाल दोनों बैल हाँफ रहे थे। अभिषेक ने उनकी गर्दन पर हाथ फेरा। शुक्रिया दोस्तों, उसने कहा, आज मैंने सिर्फ हल नहीं चलाया, कुछ सीखा भी। बैल ने अपनी नाक से हल्के से उसके हाथ को छुआ, जैसे वो भी कह रहे हों, हमने भी तुझ में कुछ बदला महसूस किया। शाम होते ही तीनों घर लौटे। रास्ते में धूप का रंग गाढ़े नारंगी से सुनहरा हो गया था। हवा में हल्की ठंडक थी और खेतों की सरसराहट में एक नई ताजगी। आंगन में पहुंचकर शंकरलाल ने हुक्का रखा और धीमी आवाज में कहा, आज की लकीर तेरे दादा के खेत में खिंची पहली लकीर जैसी थी। अभिषेक ने आश्चर्य से पूछा, दादा की भी टेढ़ी थी क्या? शंकरलाल हंसे, हर पहली लकीर टेढ़ी होती है बेटा, लेकिन वो ही बताती है कि आदमी में सुधार की गुंजाइश है। सीमा ने दिया जलाते हुए कहा, आज तो घर में कुछ अलग सी रोशनी है। हाँ, शंकरलाल ने धीमे से कहा, आज घर में मिट्टी की खुशबू वापस आई है। अभिषेक ने आंगन में बैठकर मिट्टी से सन्ना अपना हाथ देखा। पहले वो उसे गंदा समझता था, अब वही हाथ उसे गौरव का प्रतीक लग रहे थे। सुबह की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे धरती भी इंतजार में हो। पश्चिम दिशा में आसमान काले बादलों से भर गया था और नीम की शाखें हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी पुराने गीत की ताल पर झूम रही हों। आंगन में सीमा तुलसी पर जल चढ़ा रही थीं। उनके माथे पर हल्की चिंता थी। शंकर, उन्होंने आवाज दी, लगता है आज मेघ बरसेंगे। नहर के किनारे की मेड़ कमजोर है, उसे देख आओ। शंकरलाल यादव ने गमछा उठाया, कंधे पर रखा और बोले, हाँ, बरसात की पहली बूंद अगर जरूरत से ज्यादा गिरे तो खेत का संतुलन बिगड़ जाता है। अभिषेक यादव, जो अभी अभी नींद से उठा था, खिड़की से बाहर देख रहा था। हवा में मिट्टी की गंध तैर रही थी, वही गंध जो अब उसके भीतर भी घर कर चुकी थी। पापा, उसने कहा, आज मैं भी चलूंगा, पहली बारिश देखनी है खेत में। शंकरलाल मुस्कुराए,
चल बेटा, आज आसमान से धरती का मिलन देखेगा तू। रास्ते में हवा तेज थी, नीचे की मिट्टी में नमी थी और पगडंडी पर जगह जगह छोटे मेंढक टर्रा रहे थे। दूर कहीं से किसी बैलगाड़ी की चरमराहट आ रही थी। अभिषेक के मन में हल्की सी धड़कन थी, जैसे वो किसी उत्सव की ओर जा रहा हो। खेत पर पहुंचते ही आकाश में गड़गड़ाहट हुई। पहली बूंदें गिरीं, धीरे धीरे, फिर और तेज। मिट्टी से उठती भाप हवा में घुल गई और पूरा खेत एक जादू बन गया। अभिषेक ने चेहरे को ऊपर उठाया, आंखें बंद कीं और बूंदों को महसूस किया। हर बूंद जैसे कोई शब्द बोल रही थी, तू लौट आया है, अब हम तुझे पहचानते हैं। शंकरलाल ने पास आकर कहा, देख बेटा, ये पहली बूंदें किसी वरदान से कम नहीं। धरती इन्हें पीती नहीं, जीती है। और अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो फिर वही बूंदें जो वरदान हैं अभिशाप बन जाती हैं। उन्होंने कहा, इसीलिए किसान सिर्फ मेहनत नहीं करता, प्रार्थना भी करता है संतुलन की। थोड़ी ही देर में पूरा खेत झील सा दिखने लगा। नंदी और गोपाल पेड़ के नीचे बांधे थे, दोनों के शरीर पर बूंदें चमक रही थीं। अभिषेक ने देखा, मिट्टी, बैल, पेड़ सब एक जैसे हो गए हैं, एक ही रंग, एक ही धड़कन। शंकरलाल ने कहा, आज धरती खुश है, अब तू बीज डालने की तैयारी कर। बीज? अभिषेक ने पूछा। हाँ, शंकरलाल बोले, पहली बारिश के बाद बीज डालना शुभ होता है। धरती की कोख तब सबसे ज्यादा जागती है। अभिषेक ने बोरों से बीज निकाले, गेहूं और सरसों के। उन्हें हाथ में लेकर बोला, इतने छोटे हैं लेकिन इनसे पूरा खेत भर जाएगा। हाँ, पिता ने मुस्कुराकर कहा, हर बीज में अनगिनत दाने छिपे हैं, बस भरोसा होना चाहिए। जैसे जिंदगी में एक सही फैसला भी सैकड़ों राहें खोल देता है। बरसात अब रुक रुक कर गिर रही थी। अभिषेक बीज फेंक रहा था, ध्यान से, धीरे धीरे, जैसे कोई दुआ लिख रहा हो। हर फेंका गया बीज मिट्टी में गुम होता और साथ ही उसके चेहरे पर एक नई चमक लाता। शंकरलाल उसे देख रहे थे, गर्व से पर मौन रहकर। कुछ क्षणों के लिए दोनों के बीच कोई शब्द नहीं था, फिर भी बात चल रही थी। एक ऐसी बात जो पीढ़ियां करती हैं पर बोलती नहीं। अचानक हवा का तेज झोंका आया। अभिषेक के चेहरे पर मिट्टी की छींटें पड़ी। वो मुस्कुराया, पापा, अब तो मैं भी किसान दिखने लगा हूं। शंकरलाल ने धीरे से कहा, किसान दिखने से नहीं बनता बेटा, महसूस करने से बनता है, और अब तू महसूस करने लगा है। अभिषेक ने हंसते हुए कहा, तो आज की बारिश मेरी दीक्षा है। शंकरलाल ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ, आज तू धरती का बेटा बन गया है। शाम को जब दोनों घर लौटे, सीमा ने दरवाजे पर दिया जलाया हुआ था। कहाँ रह गए थे? लगा बारिश में फंस गए, उन्होंने चिंता भरे स्वर में कहा। अभिषेक ने मुस्कुराकर कहा, माँ, आज बारिश ने हमें फंसाया नहीं, बांध लिया। सीमा ने हंसते हुए कहा, अब तो तेरी बातें भी तेरे पिता जैसी हो रही हैं। शंकरलाल ने भी मुस्कुराकर कहा, अब इसमें मिट्टी की आवाज बस गई है सीमा। सीमा ने बेटा का चेहरा छुआ। देखो, मिट्टी सूख गई है लेकिन गंध अब भी तेरे साथ है। हाँ मां, अभिषेक ने कहा, अब लगता है ये गंध कभी जाएगी नहीं। रात के सन्नाटे में हल्की सी फुहार फिर शुरू हुई। अभिषेक छत पर लेटा था। हवा में वो बारिश की नमी थी जो अब उसकी सांसों में घुल गई थी। उसने हाथ उठाकर आसमान की ओर देखा। हर बूंद जैसे किसी अदृश्य धागे में बंध कर गिर रही थी। नीचे से शंकरलाल यादव की आवाज आई, अभिषेक, सो गया क्या? नहीं पापा, बस बारिश सुन रहा हूं। बारिश नहीं बेटा, शंकरलाल ने कहा, धरती बोल रही है, कह रही है कि अब तू उसका हिस्सा बन गया है। अभिषेक की आंखें भीग गईं, बारिश से नहीं, एहसास से। उसने धीमे से कहा, पापा, अब समझ में आया किसान आसमान को क्यों देखता है, क्योंकि उसमें उम्मीद की शक्ल होती है। शंकरलाल ने ऊपर देखा, मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा,
और जब तक आसमान में उम्मीद दिखती रहे तब तक मिट्टी का मान बना रहता है। बारिश थम गई थी, लेकिन उसके भीतर कुछ अब भी बरस रहा था। वो समझ, वो जुड़ाव और वो प्रेम जो अब मिट्टी और दिल दोनों में जड़ें जमा चुका था। रात की हवा में नमी थी, पर उसमें कोई अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। आंगन के दिए की लौ बार बार कांप रही थी, जैसे उसे भी कोई अनहोनी महसूस हो रही हो। सीमा रसोई में दूध गर्म कर रही थी और बाहर से शंकरलाल यादव की खांसी की आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। शंकर, ये खांसी बढ़ती जा रही है, कल वैद्य से दिखा लो, सीमा ने कहा। शंकरलाल ने गमछा मुंह पर रखते हुए कहा, कुछ नहीं, बस हल्की सर्दी है, बारिश में भीग गया था बस। अभिषेक यादव, जो छत पर लेटा बारिश देख रहा था, आवाज सुनकर नीचे उतर आया। पापा, आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, किसान की सांस मिट्टी के साथ चलती है, थोड़ी भारी हो जाए तो डरने की बात नहीं। लेकिन उस रात खांसी नहीं थमी और सुबह होते होते सीमा की आंखों में नींद नहीं थी। सूरज की पहली किरण आंगन में पड़ी तो शंकरलाल चारपाई पर बैठे खांस रहे थे। पापा, अब तो चलिए डॉक्टर के पास, अभिषेक ने कहा। शंकरलाल ने मना किया। इतने साल बीत गए, कभी वैद्य से आगे नहीं गया। ये शरीर मिट्टी का बना है, दवा भी मिट्टी ही ठीक करेगी। पापा, अभिषेक ने गुस्से और चिंता के बीच कहा, यह जिद है या विश्वास? शंकरलाल मुस्कुराए, दोनों थोड़ा थोड़ा। सीमा ने तौलिया भिगोकर माथे पर रखा। बस बहुत हुआ, अब मैं किसी को बुलाती हूँ। वो बाहर निकली और पड़ोसी रामशरण काका को आवाज दी। काका, शंकर की तबीयत बिगड़ गई है, जरा देख लो। काका आए, नाड़ी देखी और बोले, थोड़ी कमजोरी है, पर एहतियात रखो, खेत की नमी इस उम्र में नहीं झेली जाती। सीमा ने सिर हिलाया और उसी पल तय कर लिया कि अब खेत वहीं संभालेंगी। अगले ही दिन सीमा ने सिर पर आंचल कसकर बांधा और खेत की ओर निकल पड़ी। अभिषेक ने रोकने की कोशिश की। माँ, आप क्यों जा रही हैं? मैं हूं ना। तू पापा की दवा ला, खेत का हाल मैं देखती हूं, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। वो वही मिट्टी थी जिसे अब तक उन्होंने रसोई की खिड़की से देखा था। आज वही मिट्टी उनके पैरों तले थी। खेत पर पहुंचकर उन्होंने देखा, बरसात की बूंदों के बाद कुछ हिस्सों में पानी जमा हो गया था। अगर अब नहीं सुधारा तो जड़ें सड़ जाएंगी, उन्होंने मन ही मन कहा। उन्होंने खुद कुदाल उठाई और मेड़ की दिशा बदलनी शुरू की। पसीना माथे से टपक रहा था, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ एक ध्येय था, शंकर के खेत को कुछ नहीं होने दूंगी। पास के खेत से मालती चाची और कमला बुआ ने देखा, अरे ये तो सीमा है, खुद खेत में कुदाल चला रही है। हाँ, अब तो औरतें भी मिट्टी संभालने लगीं। सही है, जब आदमी बीमार पड़े तो धरती भी बहू को पहचान लेती है। सीमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, धरती किसी की नहीं देखती, बस मेहनत पहचानती है। उनके शब्दों में आत्मविश्वास था, वही आत्मविश्वास जो शंकरलाल की आंखों में होता था। घर लौटकर उन्होंने शंकरलाल को दवा दी, फिर उनके सिर के पास बैठकर बोली, तुम्हारे खेत की मेढ़ मैंने ठीक कर दी, अब पानी नहीं रुकेगा। शंकरलाल ने आश्चर्य से देखा, तू गई थी खेत में? हाँ, सीमा बोली, जब खेत में बीज तुम्हारा नाम जानता है तो उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। उनकी आवाज में गर्व था और शंकरलाल के चेहरे पर शांति। अभिषेक एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था। उसने महसूस किया, आज मां सिर्फ मां नहीं रही, आज वो पिता के कंधे की जगह बन गई हैं। रात गहराने लगी थी। शंकरलाल की सांसें अब कुछ सहज थीं, पर कमजोरी साफ झलक रही थी। सीमा ने दिए की लौ सीधी की और धीरे से कहा, शंकर, तुम हमेशा कहते थे मिट्टी हमें परखती है, आज लगता है उसने मुझे भी परख लिया। शंकरलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, सीमा, तू तो खुद मिट्टी की खुशबू है, अगर तू ना होती तो ये घर और खेत दोनों सूख जाते। अभिषेक पास आकर बोला, माँ, आज आपने जो किया
वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। पापा मिट्टी के शिल्पकार हैं और आप उस मिट्टी की आत्मा। सीमा ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। बेटा, किसान का परिवार खेत जैसा होता है। कभी कोई धूप झेलता है, कभी कोई बारिश, पर अगर तीनों साथ रहें तो फसल हमेशा खड़ी रहती है। सुबह सूरज निकला तो उसके साथ आशा की किरण भी आई। शंकरलाल अब कुछ ठीक थे और आंगन में दिया खुद ब खुद स्थिर जल रहा था। अभिषेक ने बाहर झांक कर देखा। मिट्टी भाप छोड़ रही थी और हवा में वही परिचित सौंधी गंध थी। सीमा तुलसी को जल चढ़ा रही थी और उनके चेहरे पर एक नई दृढ़ता थी। वो जानती थी कि अब इस घर की, इस खेत की और इस मिट्टी की जिम्मेदारी तीनों की है, शंकर, सीमा और अभिषेक। सुबह की हवा में अब एक नई मिठास थी। बारिश थम चुकी थी, आसमान साफ था और खेतों में सूरज की पहली किरण ऐसे उतर रही थी जैसे धरती पर कोई वरदान बिखेरा जा रहा हो। दूर से उठती मिट्टी की भाप, पक्षियों की चहचहाहट और बैलों की धीमी घरघराहट सब मिलकर एक संगीत बना रहे थे। अभिषेक यादव हल्की मुस्कान के साथ खेत की ओर बढ़ रहा था। पैरों तले गीली मिट्टी की ठंडक अब उसे अजनबी नहीं लगती थी। आज वो सिर्फ देखने नहीं जा रहा था, आज वो अपने अंदर के उस बीज को देखने जा रहा था जो कुछ हफ्ते पहले उसके पिता शंकरलाल यादव की सीख से अंकुरित हुआ था। खेत में पहुंचकर अभिषेक कुछ पल वहीं ठहर गया। उसके सामने का दृश्य किसी चित्र जैसा था। धरती पर हर ओर छोटे छोटे हरे अंकुर झांक रहे थे। वो हल्की हवा के साथ झूम रहे थे, जैसे कोई बच्चा पहली बार चलना सीख रहा हो। शंकरलाल भी पास आए, आंखों में चमक थी। देख बेटा, यही है खेत का असली चमत्कार। बीज गया था मिट्टी के नीचे, अब जीवन बनकर लौटा है। अभिषेक झुककर मिट्टी छूने लगा। पापा, लगता है जैसे ये पौधे हमें देख रहे हों, जैसे हमें पहचानते हों। शंकरलाल मुस्कुराए। हाँ बेटा, ये सब तुझे पहचानते हैं। तूने जब पहली बार हल की लकीर खींची थी तभी इनकी आत्मा तेरे हाथों में बस गई थी। सीमा भी पीछे से आई, सिर पर आंचल, हाथ में पीतल की लोटकी में जल। उन्होंने खेत के किनारे खड़े होकर पानी छिड़का। ये आशीर्वाद है धरती के लिए, उन्होंने कहा, और उस बेटे के लिए जिसने मिट्टी का मान समझा। अगले कुछ हफ्तों में खेत की तस्वीर हर दिन बदलती गई। कहीं पत्तियां घनी होने लगीं, कहीं नए अंकुर फूटे। अभिषेक यादव सुबह सुबह उठकर खेत में जाता, मिट्टी की नमी जांचता और शाम को नोटबुक में कुछ लिखता। एक दिन रवि आया, उसका शहर वाला दोस्त। भाई, तू यहां? रवि ने कहा। शहर में सब पूछ रहे थे, तू वापस क्यों नहीं आया? अभिषेक ने मुस्कुराकर कहा, वापस कहां जाऊं रवि, यहां तो वो मिला है जो वहां नहीं था। क्या? सांस का अर्थ, अभिषेक ने हंसते हुए कहा। यहां हर सांस जिंदा है, मिट्टी, हवा, बारिश सब बात करते हैं। रवि ने खेत देखा, गहरी सांस ली। यार, ये गंध, ये तो किसी इत्र से भी सुंदर है। शंकरलाल पास आए। इत्र से गंध आती है, मिट्टी से पहचान। फर्क यही है बेटा। शाम को घर लौटते हुए सीमा ने बेटे की हथेलियां देखी। मिट्टी में सनी, धूप में तपती, पर चेहरे पर संतोष की छाया थी। अब तेरे हाथ तेरे पिता जैसे लगते हैं, उन्होंने कहा। मां, अभिषेक ने मुस्कुराकर कहा, शायद अब मैं भी उनकी मिट्टी से बना हूं। नहीं, सीमा बोली, तू उनकी मिट्टी से नहीं, उनकी मेहनत से बना है। मिट्टी तो सबके पांव में लगती है, पर जो उसे माथे पर सजा ले वही किसान कहलाता है। शंकरलाल ने यह बात सुनी और हल्की मुस्कान के साथ बोले, सीमा, तूने जो कहा वो आज की सबसे बड़ी सीख है। कुछ दिनों बाद खेत पूरी तरह हरियाला हो गया। सूरज की किरणें जब पत्तियों पर पड़ती तो वो चमकती जैसे सोना बो दिया गया हो। अभिषेक खेत के बीचों बीच खड़ा होकर देख रहा था। जहां कभी मिट्टी थी, अब वहां लहरें थीं, हरे रंग की लहरें, जीवन की लहरें। पापा, उसने भावुक होकर कहा, यह नजारा शब्दों में नहीं बताया जा सकता।
किसान शब्दों में नहीं, आंखों में पड़ता है बेटा, शंकरलाल यादव ने कहा। हर पत्ती में मेहनत है, हर डंठल में दुआ। अब समझ में आया, अभिषेक ने कहा। जब आप कहते थे धरती बोलती है, तब वो मजाक नहीं था, वो सच था। वो गुनगुनाती है जब मेहनत सच्ची होती है। शंकरलाल ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। तू अब खेत का बेटा बन गया है अभिषेक, अब तुझे ये धरती अपनाती है। कई हफ्तों तक खेत में हरियाली का जश्न था। सुबह की धूप में फसलें झिलमिलाती और हवा में गेहूं की बालियों की महक घुली रहती। अभिषेक यादव हर दिन खेत के चारों ओर घूमता, नोटबुक में अंकुरों की बढ़त दर्ज करता, फोटो खींचता और पिता शंकरलाल यादव से हर पौधे की आदत जानने की कोशिश करता। सीमा आंगन से जब देखती कि दोनों बाप बेटा मिट्टी में घुटनों तक ढंसे हुए काम कर रहे हैं, तो मुस्कुराकर कहती, ये दोनों तो अब खुद धरती के हिस्से लगते हैं। लेकिन जैसे हर कहानी में एक मोड़ आता है, वैसे ही इस धरती की कहानी में भी एक नया रंग उतरने वाला था। आसमानी रंग, जो इस बार मेहरबान नहीं था। एक शाम जब सूरज पश्चिम में झुक रहा था, हवा का मिजाज बदल गया। पहले हल्की ठंडक थी, फिर अचानक धूल उड़ने लगी। दूर दूर तक आसमान में धूसर बादल जमा होने लगे, पर उनमें वो नमी नहीं थी जो बारिश की निशानी हो। पापा, आज आसमान अजीब लग रहा है, अभिषेक ने कहा। शंकरलाल ने माथे पर हाथ रखकर आकाश देखा। हाँ बेटा, ये बादल बरसने वाले नहीं, ये धोखा देने वाले हैं। धोखा? हाँ, जब बादल सिर्फ दिखते हैं पर गिरते नहीं, तब धरती सबसे ज्यादा प्यास लगती है। सीमा भी बाहर आ गई। अब तो कई दिन से बारिश नहीं हुई, मिट्टी सूखने लगी है। शंकरलाल ने गंभीर आवाज में कहा, अगर 2 दिन और पानी नहीं गिरा तो फसल पर असर होगा। अभिषेक के मन में चिंता का बादल छा गया। वो जिसने अब तक मिट्टी को मुस्कुराते देखा था, अब पहली बार उसके चेहरे पर दरारें महसूस कर रहा था। अगले 2 दिन में हवा और सूख गई। फसलें अब पहले जैसी लहराती नहीं थीं, उनकी पत्तियां झुकने लगीं। मिट्टी में दरारें उभर आईं, जैसे धरती अपनी चुपचाप पुकार कर रही हो। अभिषेक ने पाइप और पंप लगाए, दिन भर नहर से पानी खींचने की कोशिश की, पर नहर खुद सूखने लगी थी। पापा, नहर में तो अब मुश्किल से पानी है, उसने हाँफते हुए कहा। शंकरलाल शांत रहे, फिर बोले, यही है खेती की सच्चाई बेटा। हर फसल में एक परीक्षा होती है, कभी मौसम की, कभी धैर्य की, कभी खुद की। लेकिन हम क्या करें? बस जो कर सकते हैं, मेहनत। बाकी का फैसला ऊपर वाला करता है और धरती उसकी भाषा समझती है। अभिषेक थक कर मेड़ पर बैठ गया। हवा सूखी थी, सूरज तेज था और खेत की हरियाली अब धीरे धीरे पीली होने लगी थी। उसने सिर झुका लिया। मन में वो पहला डर जन्म ले चुका था जो हर किसान के दिल में कभी न कभी पनपता है। अगर सब सूख गया तो। तीसरे दिन दोपहर तक आकाश साफ था, लेकिन शाम ढलते ही हवा का रुख बदला। अचानक ठंडक फैल गई। पेड़ों की शाखें झूलने लगीं और नीम के पत्ते हवा में थरथराए। शंकरलाल आंगन में खड़े थे, आंखें आसमान पर टिकी। अब की बार आएगा, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। सीमा ने चौखट से पूछा, पक्का? हाँ, यह हवा वैसी नहीं है जैसी धोखा देती है। इसमें मिट्टी की खुशबू है, ये बारिश वाली हवा है। और सचमुच थोड़ी ही देर में आसमान पर बिजली चमकी, एक लंबी रेखा जिसने अंधेरे को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहली बूंद गिरी और फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। कुछ ही मिनटों में पूरा खेत बारिश में भीग गया। अभिषेक दौड़कर बाहर आया, बालकों की तरह हंसते हुए। पापा, बारिश आ गई, फसल बच जाएगी। शंकरलाल यादव ने आसमान की ओर देखा। बेटा, ये मिट्टी और भगवान दोनों आखिरी पल पर ही कृपा दिखाते हैं, लेकिन जो डटा रहता है वही फसल पाता है। सीमा ने बरामदे से कहा। अब लगता है इस घर की दुआ भी आसमान तक पहुंच गई। बारिश लगातार 3 घंटे तक होती रही। जब थमी तो खेत से भाप उठ रही थी,
जैसे धरती ने राहत की लंबी सांस ली हो। अभिषेक मिट्टी में उतर गया। पापा, अब देखो ये कितनी नरम हो गई है। शंकरलाल बोले, धरती भी इंसान जैसी होती है बेटा, जब तक दर्द न सहले तब तक राहत को पहचानती नहीं। दोनों के चेहरे पर पानी और पसीने की बूंदें मिल गई थीं। उनके बीच कोई संवाद नहीं था, लेकिन मौन में आभार था। धरती के लिए, आकाश के लिए और उस जीवन के लिए जो फिर से चल पड़ा था। सुबह की हवा में आज कुछ अलग था। नमी नहीं, न ठंडक, बल्कि एक हल्की सी गर्माहट जो उम्मीद का संकेत दे रही थी। आसमान एकदम साफ था। सूरज की किरणें खेतों पर ऐसे उतर रही थीं जैसे सोने की परत बिछा दी गई हो। हर पौधा, हर डंठल, हर बाल सुनहरी रोशनी में नहा रहा था। अभिषेक यादव ने आंगन से बाहर झांका। सामने लहराती फसलें, मानो धरती पर कोई सजी हुई कविता। पापा, उसने पुकारा, आज तो खेत किसी त्योहार जैसा लग रहा है। शंकरलाल यादव मुस्कुराए। हाँ बेटा, आज वो दिन है जब मिट्टी अपने बच्चों को लौटाती है। सीमा ने थाली में गुड़ और दूध रख दिया। पहले भगवान का नाम लेकर जाओ। फसल काटने का पहला दिन है। ये पूजा का दिन होता है, काम का नहीं। खेत में पहुंचते ही हवा में सरसराहट गूंजने लगी। पके हुए गेहूं की बालियां हवा में झूम रही थीं और सूरज की चमक उनमें सोने जैसी झिलमिलाहट भर रही थी। अभिषेक के हाथ में पहली बार दरांती थी। वो हथियार नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक लग रही थी। वो जो सिर्फ काटती नहीं, जीवन का चक्र पूरा करती है। शंकरलाल पास आए। याद रख बेटा, दरांती सिर्फ फसल नहीं काटती, किसान के मन का बोझ भी हल्का करती है। पापा, अभिषेक ने धीरे से कहा, आज अगर दादा होते तो कितना खुश होते। शंकरलाल ने हल्की मुस्कान से कहा, उनकी आत्मा यही है बेटा, हर बाल में, हर लहर में। सीमा खेत के किनारे खड़ी थी। आंचल से सूरज की रोशनी को ढंकते हुए बोली, पहला गट्ठर हमेशा ईश्वर के नाम का होता है, वो काटो। अभिषेक झुका, हाथों में दरांती ली और पहली बाल काटी। उसकी महक, उसकी आवाज, उसकी नमी, सब कुछ उसे भीतर तक छू गया। उस पल उसे लगा जैसे ये बाल नहीं, उसकी मेहनत का पहला फल है। कई घंटे बीते। खेत की लहरें अब धीरे धीरे समतल हो रही थीं। सूरज सिर पर था, पर थकान नहीं थी। हर बार जब अभिषेक एक गट्ठर बांधता तो उसके चेहरे पर गर्व की एक नई रेखा जुड़ जाती। पापा, उसने कहा, अब समझ में आया, पसीना सिर्फ थकान नहीं, ये तो खेत की भाषा है। शंकरलाल मुस्कुराए। हाँ बेटा, और हर बूंद की कीमत होती है। शहर में लोग कहते हैं टाइम इज मनी, पर यहाँ स्वेद इज सोल है। पसीना आत्मा बनकर लौटता है। सीमा पानी लेकर आई। थोड़ा पी लो दोनों, तुम दोनों की पीठ तो अब सूरज जैसी चमक रही है। अभिषेक ने पानी पिया, फिर मिट्टी में झुककर हाथ भिगोया। माँ, अब लगता है मेरा शरीर और ये मिट्टी एक ही रंग के हो गए हैं। बस यही तो दिन देखना था। सीमा ने कहा, आज तेरे पिता को आराम मिलेगा जब बेटा अपनी मिट्टी का मान पहचान ले। शाम तक खेत आधा कट चुका था। सूरज की लालिमा अब खेतों पर फैल रही थी और हवा में सुनहरी धूल उड़ रही थी। हर कटे हुए हिस्से से मिट्टी की सोंधी गंध उठती थी, वो गंध जो थकान मिटा देती थी। अभिषेक यादव ने गट्ठरों के बीच बैठते हुए कहा, पापा, अब लगता है ये खेत सिर्फ आपका नहीं, हमारा है। शंकरलाल यादव ने उसकी पीठ थपथपाई। हाँ बेटा, आज से ये खेत 2 पीढ़ियों का है। तेरे खून में अब मिट्टी का रंग बस गया है। दोनों ने थोड़ी देर चुपचाप ढलते सूरज को देखा। शंकरलाल बोले, देख, हर डंठल पर सूरज की परछाई है। ये मेहनत का सम्मान है, यही पसीने की कीमत है। अभिषेक ने हंसते हुए कहा, तो अब ये सोने की फसल नहीं, हमारी इज्जत की फसल है। शंकरलाल ने गहरी सांस ली। इज्जत तब तक रहती है जब तक मिट्टी में नम्रता बची रहे। किसान कभी अभिमान नहीं करता, वो बस धन्यवाद करता है। धरती को। रात ढलने लगी। घर के आंगन में दिया जल रहा था।
और रसोई से ताजे पके गेहूं की रोटियों की महक आ रही थी। सीमा ने दोनों के सामने खाना परोसा। आज का भोजन धरती के आशीर्वाद से बना है। अभिषेक ने रोटी तोड़ी, कौर को हाथ में लिया। पापा, ये रोटी आज कुछ अलग लग रही है, जैसे इसमें हमारी मेहनत का स्वाद है। शंकरलाल मुस्कुराए। हाँ बेटा, इसमें तेरे पसीने की मिठास है। किसान जब अपनी फसल खाता है तो वो सिर्फ भोजन नहीं, अपने अस्तित्व का एक हिस्सा खाता है। सीमा ने दोनों को देखा। आज घर के दिए की लौ भी अलग लग रही है। शायद वो भी जानती है कि मिट्टी का ऋण चुकाया गया है। बाद में छत पर अभिषेक अकेला बैठा था। हवा ठंडी थी पर मन गर्म। आसमान में तारे चमक रहे थे, जैसे हर तारा एक बीज हो जो ईश्वर ने बोया हो। वो सोच रहा था, पसीने की कीमत कोई बाजार नहीं तय करता, वो तय करती है मिट्टी, क्योंकि वही जानती है कि कौन उसके लिए झुका था। नीचे से शंकरलाल यादव की आवाज आई। अभिषेक सो गया? नहीं पापा, उसने कहा, आज नींद नहीं आ रही, बस सोच रहा हूं, जो लोग मिट्टी से दूर हैं, क्या उन्हें कभी ये एहसास होगा कि एक दाने में कितनी कहानियां छिपी हैं? शंकरलाल ने कहा, शायद नहीं बेटा, लेकिन तेरे जैसे लोग अगर ये कहानियां सुनाएंगे तो शायद मिट्टी की आवाज फिर से सुनी जाएगी। अभिषेक ने धीरे से जवाब दिया, हाँ पापा, मैं ये आवाज शहर तक ले जाऊंगा, ताकि लोग जानें कि धरती के हर दाने में एक पिता की सांस और एक बेटे की सीख छिपी है। सूरज आज जैसे थोड़ा जल्दी निकल आया था। नीले आसमान में एक उत्सव की चमक थी। हवा में हल्की मिठास, मिट्टी में गर्व और गांव की गलियों में ढोलक की मध्यम थाप। आज कल्याणपुर गांव में हर खेत से हंसी की आवाजें उठ रही थीं। कहीं बच्चे फसल के गट्ठर पर चढ़कर खेल रहे थे, कहीं औरतें गीत गा रही थीं और कहीं किसानों के चेहरों पर महीनों की थकान अब सुकून में बदल चुकी थी। और उस सबसे बीच में खड़ा था अभिषेक यादव, जिसके हाथों में दरांती नहीं थी आज, बल्कि सम्मान की चमक थी। आंगन में सीमा ने तुलसी को जल चढ़ाया और कहा, शंकर, आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर दिन है। फसल कटी भी है और घर में खुशहाली भी। शंकरलाल यादव मुस्कुराए। हाँ सीमा, पर आज मैं चाहता हूं कि पहला गट्ठर अभिषेक काटे। अब खेत उसका भी है। अब नहीं पापा, अभिषेक ने झुककर कहा, आज मैं सिर्फ देखना चाहता हूं वो दिन जो आपके जीवन की मेहनत का पुरस्कार है। शंकरलाल ने बेटे की ओर देखा, वो नजर जिसमें अब गर्व था और पिता की मौन दुआ भी। खेत तक जाते हुए रास्ता अब परिचित था। वही पगडंडी, वही नीम के पेड़, वही हवा जो अब दोस्त बन चुकी थी। लेकिन आज सब कुछ थोड़ा अलग था। खेत के किनारे गांव के लोग इकट्ठे थे। हर कोई एक दूसरे को बधाई दे रहा था, कोई रस्सी बांध रहा था, कोई ट्रॉली सजा रहा था, और हर किसी के चेहरे पर वही एहसास था, मेहनत रंग लाई। शंकरलाल यादव ने अपने हल के मूठ को छुआ, फिर मिट्टी को माथे से लगाया। ये हमारी परंपरा है बेटा, उन्होंने कहा। काटने से पहले धरती का आभार जरूरी है। अभिषेक ने झुककर वही किया, मिट्टी को छुआ और महसूस किया, पापा, इस बार ये ठंडी नहीं लग रही, जैसे ये भी खुश है। हाँ, शंकरलाल बोले, मिट्टी का तापमान दिल के जैसा होता है। जब वो खुश होती है तो गर्मी भी सुकून लगती है। कुछ देर में औरतों ने खेत के बीच गीत छेड़ दिया, धीमी, लयबद्ध पर आत्मा तक उतरने वाली धुन। मिट्टी बोले, किसान सुने, सूरज हंसे, धरती धने। सीमा भी उनके बीच जा खड़ी हुई, हाथ में छोटी दरांती और आंखों में गर्व की नमी। आज मैं भी कुछ काटूंगी, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। क्यों नहीं, अभिषेक बोला, आपने तो इस फसल को अपने साहस से सींचा है। सारी औरतें हंस पड़ीं। सीमा भाभी भी अब किसान हो गईं। शंकरलाल दूर से देख रहे थे। उनके चेहरे पर शांत संतोष था, जैसे किसी लंबे सफर के बाद आखिरकार मंजिल दिखी हो। दोपहर तक पूरा खेत हंसी और गानों से गूंज उठा।
बैलगाड़ी पर गट्ठर चढ़ाए जा रहे थे, बच्चे धूप में दौड़ रहे थे और हवा में पकी गेहूं की महक किसी सपने जैसी लग रही थी। अभिषेक यादव ट्रॉली के पास खड़ा था। उसके कपड़े मिट्टी में सने थे, पर चेहरा चमक रहा था। रवि शहर से आया था, कैमरा लेकर। भाई, ये सब कैप्चर करना जरूरी है, उसने कहा। क्या? अभिषेक ने मुस्कुराकर पूछा। ये कि जो आदमी लैपटॉप से दुनिया संभालता था, अब मिट्टी से जीवन संवार रहा है। अभिषेक हंस पड़ा। शायद ये दोनों जरूरी हैं रवि। एक जीवन को तेज बनाता है, दूसरा स्थिर। शंकरलाल यादव ने पास आकर कहा, देखो बेटा, ये है असली कमाई। ना रुपया ना इनाम, बस शांति। उन्होंने फसल के एक डंठल को तोड़ा, हवा में लहराया और कहा, ये हमारी पहचान है, धरती की मुहर। शाम ढली तो पूरा गांव सुनहरे रंग में नहाया हुआ था। हर आंगन में हंसी थी, हर चेहरे पर कृतज्ञता। सीमा ने मिट्टी के दीप जलाए। आज ये दिए फसल के नहीं, मेहनत के हैं। अभिषेक यादव चुपचाप खेत के किनारे बैठा सूरज को ढलते देख रहा था। उसकी आंखों में न आंसू थे, न शब्द, बस एक गहराई। पापा, उसने धीरे से कहा, आज मैं समझ गया कि फसल काटना सिर्फ अनाज का काम नहीं, ये आत्मा को पूरा करने जैसा है। शंकरलाल ने उसकी ओर देखा। बिल्कुल सही बेटा, हम जब फसल काटते हैं तो अपने भीतर उगे अहंकार को भी काटते हैं। और जब फसल घर आती है, सीमा ने कहा, तो घर में सिर्फ अनाज नहीं, आशीर्वाद भी आता है। तीनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे। हवा अब ठंडी हो गई थी, नीम की पत्तियां हल्के से हिल रही थीं और दूर मंदिर की घंटी बज रही थी। आसमान पर चांद उभर आया था, वही जो दादा के समय भी इस खेत को देखता था। अभिषेक ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, पापा, अब लगता है मैं भी इस मिट्टी का हिस्सा हूं। शंकरलाल यादव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, अब तू सिर्फ धरती का बेटा नहीं, धरती की कहानी है। बरसों बाद जैसी सुबह थी, हवा में ठहराव था, नीम की शाखों पर धूप फंसी हुई थी और आंगन में तुलसी के पास दिया अब भी बुझा नहीं था। अभिषेक यादव खेत से लौट रहा था। कंधे पर मिट्टी लगी थी, कपड़े धूप में पसीने से चिपके हुए थे, पर चेहरे पर वो शांति थी जो सिर्फ मेहनत और मिट्टी दे सकती है। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही सीमा ने कहा, अभिषेक, कोई आया है तुझसे मिलने। अंदर से आवाज आई, अरे भाई, किसान साहब अब खेत से लौटे क्या? अभिषेक ठिठक गया। वो आवाज पहचानी थी। मुड़ा तो देखा, रवि, उसका कॉलेज और ऑफिस वाला दोस्त, जीन्स और टी शर्ट में, हाथ में कैमरा और चेहरे पर वही शहरी मुस्कान। रवि, हाँ भाई, खुद आया हूं। तू तो फोन भी नहीं उठाता, लगा तूने सब छोड़ दिया। दोनों ने गले लगाया, पर उस आलिंगन में शहर की बनावट और गांव की सादगी का अजीब सा अंतर था। आंगन में दोनों बैठे। सीमा ने चाय और मुरमुरे रखे। रवि चारों तरफ देख रहा था। मिट्टी का फर्श, दीवारों पर पुराने कैलेंडर और शंकरलाल का शांत चेहरा जो हुक्के के धुएं में घुला था। आंटी, अंकल, नमस्ते, रवि ने झुककर कहा। जियो बेटा, शंकरलाल यादव बोले। अभिषेक का शहर वाला दोस्त ना? जी, मैं ही वो जो इसे फिर से ऑफिस बुलाने आया हूं, रवि ने हंसते हुए कहा। अभिषेक मुस्कुराया। अब ऑफिस की बातें मत करना यार, यहां समय नहीं चलता, यहां मौसम चलता है। रवि ने एक लंबी सांस ली। यही तो देखने आया हूं, वो आदमी जो पहले हर प्रोजेक्ट की डेडलाइन पर झल्लाता था, अब मिट्टी से बात करता है। सच बता, तुझे ये सब करना कैसा लग रहा है? अभिषेक ने खेत की तरफ देखा। शुरू में अजीब लगा, पर अब जब एक बीज उगता है तो लगता है जैसे अंदर कुछ नया जन्म ले रहा है। यहां हर दिन जिंदगी अपनी भाषा में बोलती है, कभी धूप, कभी बारिश, कभी सन्नाटा। अगले दिन रवि अभिषेक के साथ खेत गया। उसने ड्रोन कैमरा निकाला, ऊपर उड़ाया और बोला, यार, ये दृश्य तो फिल्म जैसा है। सोने जैसे खेत, नीले आसमान में हल्के बादल।
अगर शहर के लोग ये देखें तो यकीन ही न करें कि ऐसा सच भी होता है। शंकरलाल ने मुस्कुराकर कहा, शहर वाले सिर्फ हर फोटो देखते हैं बेटा, यहाँ तो हर फोटो के पीछे मेहनत की पूरी किताब होती है। रवि ने कैमरा नीचे किया। अंकल, आपकी आंखों में एक शांति है, शायद इसीलिए ये खेत इतना सुंदर दिखता है। शांति नहीं बेटा, शंकरलाल ने कहा, संतोष। शांति बिना मेहनत के आती है, पर संतोष तभी मिलता है जब मिट्टी पसीना पहचानती है। रवि कुछ पल चुप रहा। उसने अभिषेक की तरफ देखा। अब समझा कि तू क्यों लौट आया, लेकिन यार, क्या तू हमेशा यही रहेगा? वो सवाल हवा में अटक गया। अभिषेक कुछ देर चुप रहा। रवि, उसने कहा, शहर की चमक से नफरत नहीं है मुझे, पर वहां मैं अपने होने से दूर हो गया था। यहां मैं जो भी करता हूं वो असली है। यहां मिट्टी धोखा नहीं देती। लेकिन सोच, तेरा करियर, तेरी पढ़ाई, तेरी मेहनत, वो सब यहीं तो काम आ रही है। अभिषेक ने जवाब दिया। मैं अब सोचता हूं कि खेती में भी टेक्नोलॉजी लाई जा सकती है। पानी का सेंसर, मौसम का डेटा, उपज का विश्लेषण। हम गांव को भी आधुनिक बना सकते हैं, बिना उसकी आत्मा खोए। शंकरलाल यादव ने गर्व से बेटे की ओर देखा। यही सोच है जो पीढ़ियों को जोड़ती है। शाम को तीनों आंगन में बैठे थे। सीमा ने दिए में तेल डाला। रवि बेटा, अब तो तू भी यहीं रुक जा कुछ दिन। शहर की दौड़ से सांसें थक गई होंगी। सच कहूं आंटी, रवि ने कहा, यहां हर सांस में सुकून है। फिर उसने अभिषेक की ओर देखा। यार, अगर तू वापस न भी आए तो मैं चाहता हूं कि तेरी ये कहानी सब तक पहुंचे। कहानी? हाँ, रवि बोला, तेरी और तेरे पापा की। कैसे एक इंजीनियर ने मिट्टी को फिर से पढ़ा। मैं इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूं। मिट्टी का मान। शंकरलाल की आंखों में चमक आ गई। मिट्टी की कहानी मिट्टी से ही सुननी चाहिए बेटा। अगर तू सच्चाई दिखाएगा तो ये नाम सही रहेगा। अभिषेक ने मुस्कुराकर कहा, रवि, अब मेरी कहानी नहीं रही ये, अब ये धरती की है। सूरज अब रोज की तरह ही उगा था, पर आज हवा में एक अलग सी उत्सुकता थी। आंगन में तुलसी के पास दिया जल रहा था और उसके सामने बैठी सीमा की आंखों में गर्व की चमक थी। वो मुस्कुराई। आज का दिन कुछ अलग है शंकर। शंकरलाल यादव ने हुक्का एक तरफ रखा। हाँ सीमा, आज गांव का नाम दुनिया सुनेगा। उनकी आवाज में शांति थी, पर भीतर एक गहरा भाव छिपा था, जैसे कोई किसान अपनी सबसे सुंदर फसल का इंतजार कर रहा हो। आज शाम गांव के सामुदायिक भवन में रवि की डॉक्यूमेंट्री मिट्टी का मान दिखाई जानी थी। एक कहानी जो अभिषेक यादव के जीवन से शुरू होकर हर किसान के दिल तक पहुंचने वाली थी। अरे भाई, साउंड ठीक से लगा क्या? प्रोजेक्टर चालू कर दे, रवि बाबू का ऑर्डर है। गांव के लड़के सुबह से ही तैयारियों में जुटे थे। दीवार पर सफेद कपड़ा खींचा गया था, कुर्सियां बिछाई जा रही थीं और हवा में गुड़ की चाय की खुशबू थी। अभिषेक यादव थोड़ा नर्वस था। रवि, ये सब सच में जरूरी था क्या? अरे भाई, रवि ने कैमरा समेटते हुए कहा, यह कहानी सिर्फ तेरी नहीं है, ये मिट्टी की कहानी है, जिसे कभी किसी ने स्क्रीन पर नहीं सुना। शंकरलाल यादव पास आए। डर मत बेटा, सच बोलने वाले को शर्म नहीं होती। तूने धरती का नाम ऊंचा किया है, अब धरती तुझे अपना मान देगी। सूरज ढल चुका था। गांव के बच्चे, बूढ़े और औरतें सब इकट्ठे थे। दिया जलाया गया और सीमा ने हाथ जोड़कर कहा, ईश्वर, आज ये फिल्म हर किसान को उसका मान दिलाए। रवि ने प्रोजेक्टर चालू किया। पहली तस्वीर आई, अभिषेक की, खेत में पहली बार हल पकड़ते हुए। पीछे से आवाज गूंजी, शहर से लौटा एक बेटा जो सोचता था कि मिट्टी सिर्फ गंदगी है, पर जब उसने धरती का पसीना देखा तब जाना कि यही जीवन की असली इज्जत है। सारे गांव की आंखें स्क्रीन पर थीं, कहीं गर्व, कहीं हैरानी, कहीं आंसू। जब स्क्रीन पर शंकरलाल यादव दिखे, मिट्टी में झुककर कहते हुए, धरती कभी झूठ नहीं बोलती,
बस सुनने वाला चाहिए। तो पीछे बैठे कई बूढ़े किसानों की आंखें भीग गईं। सीमा का आंचल हल्का सा भीग गया, पर उनके चेहरे पर मुस्कान थी। फिल्म के अंत में रवि की आवाज आई, मिट्टी का मान कोई सरकारी इनाम नहीं, वो उस पल में छिपा होता है जब किसान अपने पसीने को मुस्कुराकर मिट्टी में मिला देता है। स्क्रीन काली हुई और तालियों की गूंज पूरे गांव में फैल गई। अभिषेक यादव झेंप गया, पापा ये सब आपके बिना कुछ नहीं था। शंकरलाल यादव ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। अब तू धरती का आदमी बन गया है बेटा, मिट्टी ने तुझे अपना बना लिया। गांव के प्रधान आगे आए, अभिषेक आज तूने हम सबका सिर ऊंचा कर दिया। हम तेरे पिता को जानते थे, अब लोग तुझे जानेंगे। रवि ने कहा, यह डॉक्यूमेंट्री कल ऑनलाइन जाएगी। लाखों लोग देखेंगे कि किसान सिर्फ खेत जोतने वाला नहीं, वो धरती का कलाकार है। उस रात घर लौटते हुए तीनों चुप थे, पर हर कदम गर्व से भरा था। आंगन में दिया अब भी जल रहा था। सीमा ने कहा, शंकर आज तो लगता है जैसे ये दिया भी मुस्कुरा रहा है। हाँ, शंकरलाल बोले, ये दिया आज मिट्टी के नाम है, उसके बेटे के नाम है और उस समझ के नाम है जो पीढ़ियों को जोड़े रखती है। अभिषेक यादव ने आसमान की ओर देखा। तारे वैसे ही थे जैसे दादा के जमाने में थे। वो बोला, पापा आज मुझे एहसास हुआ कि मिट्टी सिर्फ धरती नहीं, ये हमारी पहचान है। और यही पहचान, शंकरलाल ने कहा, सबसे बड़ी विरासत है। सीमा ने धीरे से जोड़ा, वो विरासत जो हर मां अपने बेटे में बोती है। तीनों ने खेत की ओर देखा, जहां हवा में लहराती फसलें चांदी में झिलमिला रही थीं। हर बाल जैसे बोल रही थी, धरती का मान अब लौट आया है। सुबह की धूप आज कुछ फीकी थी। आसमान में हल्के बादल तैर रहे थे और हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे किसी पुराने गीत की उदासी धीरे धीरे खेतों में उतर रही हो। अभिषेक यादव आंगन में बैठा था, हाथों में मिट्टी का छोटा ढेला लेकर वो उसे उंगलियों से रगड़ रहा था, मानो उसके भीतर कुछ ढूंढ रहा हो। सीमा ने धीरे से पूछा, क्या सोच रहा है बेटा? अभिषेक ने सिर उठाया, मां, मौसम कुछ गड़बड़ लग रहा है। कल तक सूरज साफ था, आज हवा में भारीपन है। कभी कभी मौसम ऐसे ही चाल बदलता है। सीमा ने कहा, बस मन संभाले रखो, ईश्वर सब ठीक करेगा। पर मन के भीतर कुछ था, एक हल्की सी घबराहट जो मिट्टी की गंध में घुली हुई थी। शाम तक बादल गहराने लगे। गांव के बच्चे जो रोज खेतों में खेलते थे, आज जल्दी जल्दी घर भागने लगे। पशुओं को बाड़े में बांधा जा रहा था और खेतों की लहराती फसलें अब हवा के थपेड़ों में झूलने लगी। शंकरलाल यादव ने आसमान की ओर देखा। ये हवा बरसात की नहीं, ओलों की है। ओले? अभिषेक ने पूछा। हाँ बेटा, अगर अब ओले गिरे तो फसल आधी चली जाएगी। अभिषेक ने आकाश की ओर देखा। बादल अब स्याह हो चुके थे, बिजली की लकीरें चमक रही थीं और हवा गर्जना कर रही थी। सीमा ने चिंतित स्वर में कहा, घर में आ जाओ, बिजली पास गिर रही है। पर शंकरलाल यादव ने खेत की दिशा में कदम बढ़ा दिए। धरती अकेली नहीं रह सकती इस वक्त। सीमा, मैं देख आता हूं। अभिषेक भी पीछे पीछे भागा। पापा, मैं भी चलूंगा। कुछ ही पलों में आसमान फट पड़ा। बारिश नहीं, बर्फ जैसे ओले गिरने लगे, कभी मिट्टी पर, कभी फसल की नोक पर। हर चोट से एक टक की आवाज आती और हर टक के साथ अभिषेक का दिल सिकुड़ता गया। पापा, झुक जाइए। नहीं बेटा, अभी खेत के बीच पहुंचना है। शंकरलाल यादव दोनों हाथों से फसल को ढकने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कोई पिता अपने बच्चे को आंधी से बचाने की कोशिश करता है। अभिषेक ने उनके साथ खड़े होकर वही किया। ओले उनके कंधों पर पड़ रहे थे, कपड़े भीग चुके थे, पर दोनों की नजरें सिर्फ फसल पर थीं। पापा, हम बचा नहीं पाएंगे। बेटा, शंकरलाल की आवाज कांप रही थी। किसान बचाने नहीं जाता, वो सिर्फ आखिरी सांस तक साथ देता है। वो झुक गए, मिट्टी को हाथ से पकड़ा और ओलों की आवाज में
उनका स्वर डूब गया। धरती, अब तुझसे यही कहना है, जितना लिया उतना लौटा भी देना। ओले थमे तो चारों तरफ सन्नाटा था। फसलें टूटी पड़ी थीं, कुछ झुकी, कुछ पूरी तरह बिछ गईं। धरती पर सफेद ओलों की परत थी, जैसे किसी ने जीवन पर नमक छिड़क दिया हो। अभिषेक यादव घुटनों पर बैठ गया, हाथों में टूटी बालियां लेकर बोला, पापा, ये तो बर्बाद हो गया। शंकरलाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं बेटा, बर्बाद नहीं हुआ, ये धरती का हक़ है। हर फसल में एक हिस्सा उसका होता है। पर इतनी मेहनत, इतना पसीना, पसीना कभी बेकार नहीं जाता अभिषेक। कभी फसल बनकर लौटता है, कभी सबक बनकर। अभिषेक की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो मिट्टी में झुक गया। ओलों और आंसुओं की मिलावट ने धरती को गीला कर दिया। सीमा दौड़ती हुई आई। अरे भगवान, तुम दोनों ठीक तो हो? अभिषेक उठ नहीं पाया, बस बोला, माँ, सब चला गया। सीमा ने बेटे को गले लगाया। बेटा, सब नहीं गया, तू तो है ना। जब तक तू है, खेत फिर से हरा होगा। रात आई तो हवा थम चुकी थी। आंगन में दिया अभी भी जल रहा था, पर उसकी लौ डगमगा रही थी, जैसे दिन भर के हादसे से थकी हो। शंकरलाल यादव चारपाई पर बैठे थे। आंखों में नमी थी, पर चेहरे पर वही शांति। पापा। हाँ बेटा, क्या अब भी आपको धरती से गिला नहीं? नहीं अभिषेक, धरती कभी दोषी नहीं होती। हम उसके बच्चे हैं। कभी वो खिलाती है, कभी सिखाती है, पर जो उससे मुंह मोड़ ले, वो फिर कुछ नहीं उगा पाता। सीमा ने दोनों के पास आकर कहा, आज मैंने देखा तुम दोनों कैसे ओलों के बीच खड़े थे। वो खेत नहीं था, वो घर था। शंकरलाल ने बेटे का सिर सहलाया। आज तूने वो सीखा जो किताबों में नहीं मिलता। किसान रोता नहीं, क्योंकि उसकी मिट्टी उसकी आंखें पोंछ देती है। अभिषेक ने चुपचाप सिर झुका दिया। पापा, अब मुझे समझ आया, हर फसल में थोड़ा पसीना, थोड़ा आंसू और थोड़ा ईश्वर छिपा होता है। रात के सन्नाटे में तीनों खेत की ओर देख रहे थे। चांद ऊपर था और टूटी फसलों के बीच हल्की चांदी सी चमक बिखरी थी, जैसे धरती खुद उन्हें सांत्वना दे रही हो। अभिषेक ने धीरे से कहा, कल से फिर शुरू करेंगे। शंकरलाल यादव मुस्कुराए। हाँ बेटा, यही तो किसान का धर्म है। वो मिट्टी से गिरकर भी उसी में उठता है। सीमा ने दोनों का हाथ पकड़ लिया। और मैं साथ रहूंगी। अब ये खेत सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा है। तीनों खड़े थे, टूटी फसल के बीच, पर हारे नहीं। हवा में वही गंध थी, मिट्टी, पसीने और आंसुओं की। पर अब उसमें उम्मीद का स्वाद था। और दूर कहीं नीम के पेड़ की डाल से एक पंछी ने गाया, जैसे धरती खुद कह रही हो, जो रोया है मेरे लिए, कल वहीं फिर मुस्कुराएगा। सुबह की हवा आज पहले जैसी नहीं थी। वो नम थी, लेकिन दुख से नहीं, जीवन से भरी हुई। आसमान में बादल कहीं दूर छूट चुके थे और सूरज की पहली किरण खेत के टूटे बालों पर ऐसे पड़ी जैसे किसी ने घाव पर मरहम रख दिया हो। आंगन में सीमा तुलसी को जल चढ़ा रही थी। उनकी आंखों में रात की थकान थी, पर मन में नई ऊर्जा। शंकर, उन्होंने कहा, आज धरती ने फिर से सांस ली है। शंकरलाल यादव बरामदे में बैठे मिट्टी के ढेले को हथेली पर घुमा रहे थे। धीरे बोले, हाँ सीमा, धरती की सांस रुकती नहीं, बस धीमी पड़ती है। और जब कोई बेटा उसके साथ सांस लेना सीख जाए तो धरती अमर हो जाती है। उसी समय अभिषेक यादव खेत की ओर जाने के लिए तैयार हो रहा था। कंधे पर हल, आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान। उसने पिता के पैर छुए। पापा, आज नई शुरुआत करनी है। हाँ बेटा, शंकरलाल ने कहा, धरती ने हमें गिराया नहीं, परखा था। अब फिर से लकीरें खींच। खेत में नमी अब भी थी। सूरज की किरणें फसलों के टूटे तनों पर पड़ रही थीं। वो तने जो झुके थे पर मरे नहीं थे। अभिषेक यादव ने हल उठाया, बैलों को पुकारा, चलो नंदी, गोपाल। फिर से हल मिट्टी में उतरा और एक नई रेखा खींच गई। वो लकीर सीधी थी,
स्थिर थी, दृढ़ थी। शंकरलाल दूर से देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर होंठों पर गर्व। पापा, अभिषेक ने आवाज लगाई, अब तो सीधी है ना? अब नहीं बेटा, शंकरलाल ने मुस्कुराकर कहा, अब लकीर नहीं, रास्ता है। सीमा भी आ गई, मिट्टी उठाई और माथे पर लगाई। आज ये मिट्टी प्रसाद जैसी लग रही है, उन्होंने कहा। अभिषेक मुस्कुराया। माँ, इस बार ये मिट्टी हमें नहीं, हम इसे संभालेंगे। दिन बीतते गए, बारिश आई, सूरज निकला और मिट्टी ने फिर से जीवन दिया। वो खेत जो कुछ दिन पहले ओलों से टूटा था, अब फिर से हरा हो चुका था। नन्हे पौधों की कतारें, हवा में झूमते अंकुर और दूर तक सुनहरी लहरें। अभिषेक यादव खेत के बीच खड़ा था, हाथों में मिट्टी उठाई और धीरे से कहा, पापा देखिए, ये फिर से मुस्कुरा रही है। शंकरलाल यादव उसके पास आए। हाँ बेटा, धरती वही है, बस उसका भरोसा लौट आया है। पापा, क्या आप जानते हैं, मैं पहले इस मिट्टी को सिर्फ जमीन समझता था। अब लगता है ये भी सांस लेती है, सोचती है और महसूस करती है। शंकरलाल बोले, और जब तू ये समझ गया तो अब तू सिर्फ किसान नहीं, धरती का शिल्पकार बन गया है। कुछ दिन बाद रवि फिर आया, इस बार कैमरा नहीं, फूलों का गुलदस्ता लेकर। अरे भाई, ये क्या, फिर से खेत सोना दे रहा है? हाँ, अभिषेक ने हंसते हुए कहा, इस बार हमने मिट्टी के साथ नहीं, उसके भीतर से शुरुआत की थी। रवि ने चारों तरफ कैमरे जैसी नजर से देखा। यार, ये कहानी अब खत्म नहीं होती, ये तो हर खेत, हर किसान की आवाज है। शंकरलाल यादव ने मुस्कुराकर कहा, कहानियां तभी जिंदा रहती हैं जब लोग उन्हें दिल से सुने। हमारी कहानी अब किताब में नहीं, खेत में उगती है। शाम को तीनों खेत के किनारे बैठे थे, सीमा, शंकरलाल और अभिषेक। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, हवा में गेहूं की महक और पंछियों की लौटती कतारें। शंकरलाल यादव बोले, बेटा, मैंने अपनी पूरी उम्र ये समझने में लगा दी कि किसान क्या होता है, और तूने सिर्फ एक मौसम में ये सीख लिया। अभिषेक ने पिता का हाथ थामा। पापा, मैं सिर्फ आपके कदमों के निशान पर चला हूं। पहले ये मिट्टी मुझे साधारण लगती थी, अब ये मुझे जीवन लगती है। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर हवा चली और खेतों में लहरें उठीं। अभिषेक ने पिता की ओर देखा और धीरे से कहा, पापा, आप सिर्फ किसान नहीं, धरती के शिल्पकार हैं। शंकरलाल मुस्कुराए, वो मुस्कान जिसमें गर्व भी था और संतोष भी। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे सूरज की अंतिम किरण मिट्टी को प्रणाम कर रही हो। रात ढली, आंगन में दिया जल रहा था, धीमी लौ, स्थिर, शांत। सीमा ने आकर दिया बुझाने से पहले कहा, अब इस घर की रोशनी मिट्टी की तरह स्थायी हो गई है। अभिषेक आंगन में खड़ा आसमान देख रहा था, तारे वैसे ही थे जैसे बचपन में। माँ पिता की बातें अब उसके भीतर गूंज रही थीं। वो मुस्कुराया और मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई। अब चाहे मैं जहां भी जाऊं, ये मिट्टी मेरे साथ जाएगी, क्योंकि यही मेरी पहचान है, यही मेरा मान है। हवा चली, दिया बुझा नहीं, बस लौ स्थिर हो गई और पीछे खेतों में धरती की हर बाली जैसे फुसफुसा रही थी। जिसने मुझे समझा, उसने जीवन समझ लिया। एक साधारण किसान पिता, एक आधुनिक इंजीनियर बेटा, और उनके बीच धरती, जिसने दोनों को जोड़ा, जिसने सिखाया कि मेहनत कभी हारती नहीं, वो बस समय लेकर लौटती है।